देखो इसमें एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम बचा आपके पास, ये मुझे बताओ। 18 मिनट्स, ठीक है। अब 18 मिनट्स में भी किसी में ज्यादा लग जाते हैं, 20 मिनट्स लग जाते हैं, किसी में कम लगते हैं, चलो 15 मिनट्स या 12 मिनट्स लगते हैं, तो मैं एवरेज 15 मिनट्स मान लूं, ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए। अब देखो एवरेज अगर मैंने 15 मिनट माना है, तो इसी में ही आपने डायग्राम भी बनाना है, इसी में आपने फ्लो चार्ट बनाना है, और इसी में आपने टेबल बनाना है, ठीक है। तो ये टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपने करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा क्लियर होता जाएगा एग्जाम में। अब देखो आपने करना क्या है, मेरे पास भी एक 4-2-1 रूल है। बताओगे 4-2-1 रूल क्या है? 4 मतलब आपने डायग्राम की इतनी प्रैक्टिस करनी है कि वो 4 मिनट में बन जाए, ठीक है। कैसे करनी है ये भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे क्लास जो है आगे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, वैसे इसको भी डिस्कस करेंगे कि आपने डायग्राम की प्रैक्टिस कैसे करनी है। उसके बाद 2 क्या है यहाँ पे, आपने टेबल्स को 2 मिनट में बनाने की प्रैक्टिस करनी है, टेबल्स को 2 मिनट में बनाने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, 2 मिनट्स में। देखो आपको नॉलेज है, ठीक है, नो डाउट आप पास हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको अच्छे नंबर अगर गेन करने हैं, तो जो मैं स्ट्रेटजी आप लोगों को बता रहा हूं, ये स्ट्रेटजी ध्यान रखनी है। ये हालांकि मैं आगे जैसे जैसे थ्योरी पढ़ाऊंगा वैसे वैसे बताऊंगा आपने कैसे स्ट्रेटजी अपनी रखनी है एग्जाम के टाइम में, थ्योरी एग्जाम के टाइम में, लेकिन यहाँ पे ये 4-2-1 रूल याद रखना है। और 1 किसके लिए, 1 मिनट में आपने फ्लो चार्ट बनाना सीखना है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है 1 मिनट में फ्लो चार्ट, ठीक है। इतना समझ आ गया सबको? अब देखो ये हो गया हमारा 4-2-1 रूल। अब मुझे बता 4-2-1 रूल हम कहाँ यूज करते हैं इसमें, क्लिनिकल ऑफ्थेल्मोलॉजी में, रवीश? नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाँ एनपीडीआर में कौन सी, हाँ सीवियर, मॉडरेट, सीवियर हाँ एनपीडीआर। सीवियर एसपीडीआर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, चलो ठीक है, उससे टैग करना है आपने, ये 4-2-1 रूल यूज करना है अपनी पढ़ाई में भी, ठीक है। अब कैसे यूज करेंगे हम देखेंगे धीरे धीरे। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा 50% टाइमिंग का रोल है और 50% नॉलेज का रोल है। तो अब मुझे बताओ नॉलेज जो है वो आपको है, आपने पढ़ लिया, आपके अंदर नॉलेज आ गई, आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे क्या, एग्जाम टाइम में वो याद आएगी? ये श्योर नहीं है कि एग्जाम में हेलो म्यूट योरसेल्फ, देयर इज सम बैकग्राउंड नॉइज, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। देखो अगर मैं नॉलेज की बात करूं, तो यहाँ पे देखो एक है नॉलेज का पार्ट, क्या, कंसेप्ट बिल्डिंग, कंसेप्ट बिल्डिंग, ठीक है। आपको कंसेप्ट अगर पता नहीं है तो आप रटते रटते परेशान हो जाएंगे, ठीक है। नॉलेज का मतलब अधिकतर स्टूडेंट समझते हैं कि आपने याद कर लिया, रट लिया तो आपको नॉलेज है, और अगर आपने याद नहीं कर पाया, रट नहीं पाया तो नॉलेज नहीं है। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है, ठीक है। आपने अपना हर टॉपिक में अपना अलग कंसेप्ट, आपकी अलग थिंकिंग होनी चाहिए, आपका अलग सोचने का तरीका होना चाहिए, वो कहलाता है कंसेप्ट बिल्डिंग। अब कैसे ये आपने कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है, ये हम देखेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे हम थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद इसका रोल कितना है कंसेप्ट बिल्डिंग का, 50% रोल है, और 50% किसका रोल है, मेमोरी का, ठीक है, मेमोरी का रोल है 50%। अब मुझे यहाँ पे ये बताओ कि कंसेप्ट बिल्डिंग का 50% है, क्या इसमें रटना पड़ेगा आपको? सोनम, कंसेप्ट बिल्डिंग में क्या रटना पड़ेगा आपको? नो सर, नो नो, सर। वेरी गुड। मेमोरी के लिए क्या रटना पड़ेगा आपको? सर अगर कंसेप्ट सही है तो वो लर्न भी हो हाँ जाता है, देखो मेमोराइज हो अब कई जाता लोग है। सोचते हैं कि मेमोराइज कर रहे हैं तो इसमें भी आपको रटना पड़ेगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आपको मेमोराइज करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, हम एक एक करके सारे तरीके को देखेंगे जैसे जैसे हम थियरी पढ़ेंगे। तो देखो पहला तरीका ये क्या है, टैगिंग का, मैं पहले भी अपनी क्लासेस में बताया हूँ। टैगिंग सिस्टम से आप इजीली याद कर सकते हैं, कैसे टैगिंग सिस्टम से, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ, पीएचएमबी है, पीएचएमबी किसका ड्रग है, एंटी एकेंथमीबा, हाँ एकेंथमीबा, हाँ एकेंथमीबा का है। तो इसकी परसेंटेज आप
याद नहीं कर पा रहे, बार बार पढ़ रहे हैं, आपको याद नहीं है, तो आप क्या कर, इसकी कंसंट्रेशन है 0.02%, आपको याद नहीं हो रही है, ठीक है, मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसी ड्रग से आप टैग कर देंगे जो आपको इजीली, जो डेली रूटीन में आप जो ड्रग यूज करते हैं, क्या आप बिमेटोप्रोस्ट यूज नहीं करते हैं ग्लोकोमा के लिए फ्रीक्वेंटली? करते हैं या नहीं भी करते हैं, लेकिन देखो अगर बिमेटोप्रोस्ट आपने देखा है तो बिमेटोप्रोस्ट को कितना परसेंट यूज करता है, 0.01%, ठीक है। अब ये याद नहीं हो रहा है, आपने ये सोचा कि बिमेटोप्रोस्ट 0.01% है, उसके एक से थोड़ा बढ़ा दो, 0.02% PHMB हो जाएगा, ठीक है, पॉलीहेक्सामिथाइल बाइग्वेनाइड। तो देखो इससे जब आप टैग करेंगे ना, देखो श्योरली आपको ये PHMB की कंसंट्रेशन याद हो जाएगी। और ये मैं आपको थ्योरेटिकली नहीं बता रहा हूं, प्रैक्टिकली मैं करके दिखा चुका हूं, इसका एग्जांपल अरीबा बताएगी। मैंने ये समझाया है कि नहीं समझाया अरीबा? आप लोगों को जब मैंने प्रैक्टिकल के लिए पढ़ाया था, सारी कंसंट्रेशन हमने याद की थी कि नहीं की थी? जी सर, सारी टैग करके याद किया था। हाँ, तो आपने करना क्या है, टैगिंग सिस्टम यूज करना है, रटना नहीं है आपने पूरी ऑफ्थेल में। आपने करना क्या है, मेमोराइजेशन के लिए आपने पहला टैगिंग सिस्टम यूज करना है, दूसरा निमोनिक्स, कई सारे निमोनिक्स भी हम देखेंगे कि डिफरेंट कंसेप्ट के डिफरेंट निमोनिक्स बनेंगे, वो हम देखेंगे जब हम क्लिनिकल पढ़ेंगे, इसका क्लिनिकल ऑफ्थेल्मोलॉजी। थर्ड, डिस्कशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। डिस्कशन करके आप किसी भी चीज को इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। तो देखो डिस्कशन के लिए मैं कुछ ग्रुप्स भी बनाऊंगा इसके बाद क्लास में, 2 के या 3 के ग्रुप्स बनाऊंगा, जिसकी थिंकिंग या जिसकी नॉलेज लगभग मिलती जुलती है, तो वो लोग आपस में डिस्कस भी करेंगे। तो जब डिस्कशन करेंगे, जैसे एक को याद हो रहा है, दूसरे को याद नहीं हो रहा है, तो दूसरा पहले वाले से क्या करेगा, थोड़ा डिस्कशन करेगा, या क्या पढ़ा है आज, क्या नहीं पढ़ा, या क्या बचा हुआ, ये सब डिस्कस करने से आपको इजीली मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्रूवन थ्योरी है कि डिस्कशन करने से याद होता है, ठीक है। तीसरा है हमारे पास क्या, स्टोरी टेलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्टोरीज आप भी बना सकते हैं, ये स्टोरीज मैं भी बना सकता हूं, मैक्सिमम स्टोरीज मैं आपको बना के आपको मेमोराइज कराने की कोशिश करूंगा। ये भी हम क्लिनिकल में देखेंगे, जब भी क्लिनिकल ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ेंगे आगे, वैसे वैसे हम इसको क्या करते जाएंगे, धीरे धीरे स्टोरी टेलिंग, कैसे स्टोरी बना के हम किसी भी कंसेप्ट को याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे डिस्कशन, सबको पता है ये बात, हमें MBBS से पता है कि डिस्कशन करने से मेमोरी जो है वो साफ होती है, या मेमोराइजेशन इजीली हो जाता है। फिर भी हम क्यों नहीं डिस्कस करते हैं, बता सकता है कोई? क्योंकि सब लोग समझते हैं, देखो कंपटीशन एक टाइप का करते हैं, ठीक है, कि मुझे याद होना चाहिए, उसे नहीं याद होना चाहिए, या ये कंसेप्ट है या ये नॉलेज है, ये मुझे आनी चाहिए, उसे नहीं आनी चाहिए। चलो अभी तक ठीक है, प्री PG तक ये कंसेप्ट है, चलो ठीक है, क्योंकि एक दूसरे का एक नंबर से रह जाता। लेकिन यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे, ये यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट अ गेम ऑफ कंपटीशन, इट इज द गेम ऑफ विजडम। आप जितना ज्यादा डिस्कस करेंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपको क्या करें, आपके पास नॉलेज गेन होती जाएगी, उतना ज्यादा आप अप्लाई कर पाएंगे OPD में, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये 2 चीजें आपको इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रहनी चाहिए थ्योरी की स्ट्रेटेजी के लिए, टाइमिंग एंड नॉलेज, ठीक है। आगे बात समझ में? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? अब देखो ये जो मैंने बताया स्टोरी टेलिंग, इसका एग्जांपल मैं लास्ट में दूंगा आप लोगों को कि कैसे आपने स्टोरी बनानी है इस लेक्चर के एकदम लास्ट में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है कि जो टाइमिंग मैंने बताई है, इसको कैसे हमने देखना है, और नॉलेज कैसे हमने एक्वायर करनी है, कंसेप्ट बिल्डिंग से और मेमोरी से। तो देखो अब कंसेप्ट बिल्डिंग के भी कई सारे मिथ हैं। लोग कंसेप्ट बिल्डिंग को भी रटना समझ लेते हैं कि रट लो इस चीज को, ये कंसेप्ट बिल्डिंग हो गया। तो देखो कंसेप्ट बिल्डिंग, अगर मुझे ये बताओ, क्या कंसेप्ट बिल्डिंग, अगर आपके कंसेप्ट आपने बिल्ड किया हुआ है, तो क्या आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, जितने भी थियरी में एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, थियरी एग्जाम में, तो भी आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उसके लिए हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, एक तो स्ट्रक्चर बिल्डिंग, क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसके स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा कि मैं लास्ट के 1 मंथ में
जो भी क्वेश्चन पूछेगा, वैसे तो जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी, क्लास के लास्ट में हम पास्ट जो जितने भी थ्योरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए सबने करना क्या है, एकदम ध्यान से जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से समझना है, क्योंकि आपने ही आंसर देना है सबका। तो देखो आंसर देते समय आपने करना क्या, हर एक चीज को डिस्क्राइब नहीं करना है, आपने करना क्या है, स्ट्रक्चर बिल्ड करना है। जैसे मान लिया मैंने एनाटॉमी ऑफ रेटिना के बारे में बताया, तो हाइलाइटर या बुलेट पॉइंट्स आपने बताने हैं कि हाँ ये पॉइंट मेरे स्ट्रक्चर में होने चाहिए। और यही आपने जब भी अटेम्प्ट करना है थ्योरी का एग्जाम, वो अटेम्प्ट करने से पहले भी आपने क्या है, वो स्ट्रक्चर बनाना है 1 मिनट में, और उसके बाद फिर लिखना शुरू करना है कि हाँ ये, जैसे नहीं जब भी हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कोई हमें 2-3 पॉइंट्स भी बता देता है तो उसका एक लंबा सा पैराम बना देते हैं, तो उसी हिसाब से हमें स्ट्रक्चर बिल्डिंग आनी चाहिए कंसेप्ट बिल्डिंग के बाद, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग तो है ही कंसेप्ट बिल्डिंग का एक पार्ट, की अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, कंसेप्ट बिल्डिंग भी, स्ट्रक्चर बिल्डिंग भी अच्छे से करेंगे, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे आपका स्ट्रेटजी फॉर द थ्योरी एग्जाम, ठीक है। कोई रिपीट करेगा? सोनम रिपीट करो क्या मैंने बताया। सर फॉर एग्जाम दो चीजें होनी चाहिए, टाइमिंग और नॉलेज। 50-50% दोनों चीज डिवाइड होती है, मतलब 50% टाइमिंग होता है, 50% नॉलेज होती है। नॉलेज में भी हमारा दो चीज होती है, कंसेप्ट बिल्डिंग एंड मेमोरी। मेमोरी में भी मेमोरी में हम 4 चीज करते, मेमोरी में हम हमें टैगिंग, हमें जो चीजें याद नहीं होती उसे हम टैगिंग के थ्रू याद कर सकते हैं। उसके बाद हमें फ्लो चार्ट्स जो होते हैं, फ्लो चार्ट्स बना, उसके बाद 4:2:1 आपने जो रूल बताया, उसके अंदर हमें फ्लो चार्ट्स जो होते हैं वो डायग्राम 4 मिनट्स में बनाने आने चाहिए, 2 मिनट्स में हमें फ्लो चार्ट्स आने चाहिए, 1 मिनट में हमें टेबल्स बनानी आनी चाहिए। उसके अलावा हमें स्टोरी टेलिंग आफ्टर एवरी चैप्टर और आफ्टर एवरी टॉपिक, स्टोरी टेलिंग हमें आना चाहिए। उससे हमें हमारा कंसेप्ट, हमारा मेमोराइज करने वाली पार होती है जो इंक्रीज होती है, वो चीज हमें ज्यादा देर के लिए याद रहती है। हाँ वेरी गुड, और ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट बिल्डिंग में मैंने बताया कि स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, हर आंसर का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए कि ये पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा रहने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग काम आती है कि हाँ भाई ये अगर टॉपिक है तो इसको मुझे कैसे लिखना है। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आराम से आप आंसर को थ्योरी एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, हाँ रेटिना में देखो, रेटिना में मैंने कहा था कि जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, चाहे रेटिना हो, चाहे यूविया हो, ग्लोकोमा हो, शुरुआत में पहले क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी देखेंगे, ठीक है। क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी के बाद क्लिनिकल एनाटॉमी देखेंगे शॉर्ट में कि क्या इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद फिर हम क्लिनिकल ऑफ्थेल्मोलॉजी या क्लिनिकल रेटिना के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, डिफरेंट डिसीजेस के बारे में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं एम्ब्रियोलॉजी। तो मुझे कोई बताएगा कि एम्ब्रियोलॉजी जो है, जो डेवलपमेंट है रेटिना का, ये कौन से डे से, आई का डेवलपमेंट कौन से डे से शुरू होता है? 6 weeks to 8 weeks. 6 weeks to 8 weeks Yes sir. आई का डेवलपमेंट? हाँ सर। नहीं, गलत है। रवीश, कौन से डे से डेवलप होती है आई? डेवलपमेंट होना कौन से डे से शुरू होता है आई का? 21st day. हाँ वेरी गुड, 21st to 22nd डे से शुरू होता है इंट्रायूट्राइन लाइफ में, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब देखो 21st या 22nd डे से जब शुरू हो रहा है तो उसमें आप लोगों ने ध्यान क्या रखना है, उसमें आप लोगों ने ये याद रखना है कि जब भी एम्ब्रियो की स्टडी, एम्ब्रियोलॉजी आप देखेंगे तो उसमें आपको याद क्या रखना है कि 3 जर्म सेल लेयर होती हैं। कौन सी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। इन्हीं 3 जर्म सेल लेयर से ड्राइव होती है डिफरेंट लेयर्स ऑफ रेटिना। तो अब देखो इन तीनों में ये याद रखना है, एंडोडर्म जो है इससे कोई भी स्ट्रक्चर रेटिना का ड्राइव नहीं होता, ठीक है। तो ये आपने रूल आउट करना है सबसे पहले। उसके बाद बचती है एक्टोडर्म और मीजोडर्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्टोडर्म का क्या रोल है, उसके बाद हम देखेंगे मीजोडर्म का क्या रोल है, कौन कौन से स्ट्रक्चर मीजोडर्म से ड्राइव होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एक्टोडर्म जो ये दिख रही है, ये एक्टोडर्म, ये है जर्म सेल लेयर के एक्टोडर्म। तो ये इसमें होता क्या है, इसमें एक्टोडर्म में, एक मिनट प्लीज,
देखो यहाँ पे ये जो एक्टोडर्म है इसमें होता क्या है, इसके सेंटर में ये दिख रहा है, ये सेंटर में डिफरेंशिएट होके क्या करता है, ये प्लेट बनाता है जिसे बोलते हैं न्यूरल प्लेट सेंटर में। उसके बाद ये डिफरेंशिएट होके सेंटर में न्यूरल प्लेट बनाता है, इसी को हम कहते हैं न्यूरो एक्टोडर्म। ठीक है, सेंटर में ये क्या करता है, ये डिफरेंशिएट होके एक प्लेट बनाता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरो एक्टोडर्म। अब देखो ये न्यूरो एक्टोडर्म से न्यूरल सेल जितने भी हैं वो डेवलप होते हैं। तो कैसे डेवलप होंगे ये हम देखेंगे फर्दर। तो ये जो न्यूरो एक्टोडर्म मैंने आपको बताई, इस न्यूरो एक्टोडर्म में इसके पेरिफेरी में कुछ स्वेलिंग डेवलप होने लगती है, थिकनिंग डेवलप होने लगती है यहाँ पे। तो अब देखो इसे ध्यान से सुनो, जब यहाँ पे ये थिकनिंग डेवलप हो रही है तो ये थिकनिंग अगर ऊपर की साइड ये डेवलप होती है तो ये प्रेशर लगाएगी इस पे जो भी न्यूरल प्लेट है। ठीक है, तो प्रेशर जब लगाएगी ये न्यूरल प्लेट पे तो ये डाउनवर्ड बोइंग हो जाएगी ये न्यूरल प्लेट की। और ये डाउनवर्ड बोइंग कब तक होती जाएगी, जब तक ये थिकनिंग बढ़ती चली जाएगी। जब जैसे जैसे ये थिकनिंग बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे ये डाउनवर्ड डिप्रेस करती जाएगी न्यूरल प्लेट को। अब देखो डिप्रेस होते होते ये प्लेट एक कप बना दिया यहाँ पे। अब देखो ये जो कप है यहाँ पे देखोगे यहाँ से ये जो आउट ग्रोथ निकल रही है, आउट पाउचिंग हो रही है, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक सल्कस। ठीक है, अब ये ऑप्टिक सल्कस जो है ये धीरे 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 ग्रो करके यहाँ पे ऑप्टिक वेसिकल बना देगा, ये ऑप्टिक वेसिकल बन जाएगा एट लास्ट। तो देखो यहाँ पे एक चीज देखनी बहुत जरूरी है, यहाँ पे ये क्या था हमारे पास, एक्टोडर्म था। यहाँ पे ये क्या है, ये धीरे धीरे न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन कर रहा है। कहाँ से बन रही है न्यूरल ट्यूब, न्यूरो एक्टोडर्म से। यहाँ पे मैंने बताई थी ये न्यूरो एक्टोडर्म है, न्यूरो एक्टोडर्म। इससे डाउनवर्ड ग्रोथ हुई इसकी, यहाँ पे डाउनवर्ड ग्रोथ हो गई, ये ऑप्टिक वेसिकल बना दिया। यहाँ पे ये ऑप्टिक वेसिकल नहीं है, सॉरी, ये क्या है, न्यूरल ट्यूब बना दिया यहाँ पे। इस न्यूरल ट्यूब में लेटरल आउट पाउचिंग हुई, तो ये लेटरल आउट पाउचिंग होने के बाद क्या है, यहाँ पे ऑप्टिक स्टॉक बन रहा है और यहाँ पे ये ऑप्टिक वेसिकल बन रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज जो आपको जाननी बहुत जरूरी है, ये जो ऑप्टिक आउट पाउचिंग हो रही है ऑप्टिक वेसिकल की, यहाँ पे आप देखेंगे ये आउट पाउचिंग यहाँ पे आपको 2D में दिख रहा है, लेकिन हमारी बॉडी में जो डेवलपमेंट होता है वो 3D में होता है। कैसे 3D में होता है, देखो यहाँ से आप इमेजिन कर सकते हैं, ये जो पार्ट है ये हमारी न्यूरल ट्यूब है अपसाइड डाउन। तो यहाँ पे मैंने ये जो पार्ट दिखाया गया है 2D में, ये कहाँ से लिया है, ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया है। और ऊपर से अगर हम देखेंगे ये हमारा प्रोसेनसेफ्लॉन है और ये डायनसेफ्लॉन है। तो ये डायनसेफ्लॉन से आउटग्रोथ निकल रही है ऑप्टिक वेसिकल की। तो यहाँ जब हम ऊपर से देखते हैं तो ये हमें स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा न्यूरल ट्यूब का, लेकिन 3D में अगर हम देखेंगे तो न्यूरल ट्यूब का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। तो ये बताने का पर्पस क्या है मेरा, ये बताने का पर्पस ये है कि ये जो आउट पाउचिंग हो रही है और ऑप्टिक वेसिकल फॉर्मेशन हो रहा है, ये कौन से पार्ट से हो रहा है ब्रेन के न्यूरल ट्यूब के, ये डेवलप हो रहा है फ्रॉम द डायनसेफ्लॉन। ठीक है, डायनसेफ्लॉन। अब देखो यहाँ पे डायनसेफ्लॉन हो गया और ये ऊपर वाला पार्ट जो है दिस इज नोन एज प्रोसेनसेफ्लॉन। तो डायनसेफ्लॉन का ग्रोथ होगी, आउट पाउचिंग होगी और वहां से ऑप्टिक वेसिकल फॉर्मेशन होगा। तो देखो यहाँ पे ये जो ऑप्टिक वेसिकल फॉर्मेशन हो रहा है, ये ऑप्टिक वेसिकल क्या होगा, कंस्ट्रिक्टेड हो जाएगा फ्रॉम द प्रोक्सिमल एंड और डिस्टल एंड से ये बल्बस हो जाएगा। तो ये प्रॉपर ऑप्टिक वेसिकल बनाएगा और जहां से कंस्ट्रिक्टेड हुआ है इट फॉर्म्स द ऑप्टिक स्टॉक। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इसके बाद देखो यहां से जो सेपरेशन हुआ था न्यूरल ट्यूब का, ये सेपरेशन होने के बाद ये जो एक्टोडर्म थी दिस इज नोन एज सरफेस एक्टोडर्म, दिस इज नोन एज सरफेस एक्टोडर्म। और ये जो न्यूरल ट्यूब टोटली वो हो गई, सेपरेट हो गई है, तो ये तो न्यूरल ट्यूब कहलाएगी, इट ड्राइव फ्रॉम द न्यूरो एक्टोडर्म। ठीक है, यहां तक समझ आ गया सबको रवीश? हाँ सर। किसी का कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। अब देखो इसके बाद देखो ये हो गया तुम्हारा ऑप्टिक स्टॉक कैसे बन रहा है और ऑप्टिक वेसिकल कैसे बन रहा है। अब देखो फर्दर ऑप्टिक वेसिकल से ही ऑप्टिक कप बनता है। अब वो कैसे बनता है देखो इसमें, नेक्स्ट ऑप्टिक कप फॉर्मेशन सॉरी ऑप्टिक कप फॉर्मेशन देखो कैसे होता है। यहां तक हमने देख लिया था ऑप्टिक वेसिकल
नैरोइंग, फर्दर नैरोइंग हुई प्रोक्सिमल पार्ट की और ऑप्टिक स्टाक बना, और उसके बाद ऑप्टिक वेसाइकल जो टर्मिनल बल्बस पार्ट है वो ऑप्टिक वेसाइकल फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पे जो आपको एक्टोडर्म दिख रही है, दिस इज नोन एज सरफेस एक्टोडर्म। ये हमने देखा था कि जो सेपरेट हो जाएगी, ये न्यूरो एक्टोडर्म का पार्ट है और ये सरफेस एक्टोडर्म का पार्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी, जैसे जैसे ग्रोथ होगी ऑप्टिक इसकी ऑप्टिक वेसाइकल की, तो अब जैसे जैसे ये ग्रो करेगा धीरे धीरे इसका साइज बढ़ते चले जाएगा जैसे जैसे ग्रो होगा। तो अब जैसे जैसे इसका साइज बढ़ेगा वैसे वैसे ये इस पे प्रेशर बिल्ड करेगा। तो जितना ज्यादा प्रेशर किसी इंडिविजुअल पे लगता है, किसी पार्ट पे लगता है, उतना ज्यादा वो पार्ट स्ट्रांग होता चला जाता है। तो ये जो सरफेस एक्टोडर्म का पार्ट है, ये जितना ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा वहां पे वो फॉर्मेशन हो जाएगा, थिकनिंग हो जाएगी, और थिकनिंग होकर वहां फॉर्म करेगा क्या, लेंस प्लेकोड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं तुम लोगों को एक स्टोरी टेलिंग बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये लेंस प्लेकोड फॉर्मेशन हुआ क्यों, क्योंकि ये ग्रो किया, इसने क्या किया, प्रेशर यहाँ इस पे बिल्ड किया सरफेस एक्टोडर्म पे। तो देखो यहाँ पे जितने भी एक्शन होते हैं इसमें अर्थ पे, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट ऑफ रिएक्शन। तो देखो क्या ये इसे छोड़ देगा, ये भी इसे छोड़ेगा नहीं। तो जितना प्रेशर इसने इसके ऊपर बिल्ड किया था उतना ही प्रेशर ये इसके ऊपर बिल्ड करेगा। तो जब ये इसके ऊपर प्रेशर बिल्ड करेगा तो क्या होगा, इसमें इनवर्ड डिप्रेशन होने लग जाएगा। इसका जो ऑप्टिक वेसाइकल था, जितना प्रेशर इसने इसके ऊपर लगाया है, इसका ओवर रिएक्शन होगा, उतना ही प्रेशर ये इसके ऊपर लगाएगा। तो जैसे जैसे इस पे प्रेशर लगेगा ऑप्टिक वेसाइकल पे, वैसे वैसे ये क्या करेगा, इसको डिप्रेस करता जाएगा, यहाँ डिप्रेशन फॉर्मेशन होगा। और ये कब तक प्रेशर लगाएगा, ये बदला और ज्यादा ही लेगा। तो ये क्या करेगा, ये तब तक प्रेशर लगाता चलेगा जब तक ये पूरा अंदर की तरफ इन्वेजिनेट नहीं हो जाता। और जब ये पूरा अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होगा तो बाहर की जो सरफेस एक्टोडर्म है वो सेपरेट हो जाएगी, और अंदर ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे ये फॉर्मेशन होगा किसका, लेंस वेसाइकल का। देखो यहाँ पे ये लिखा क्या, ये लेंस लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है, लेंस वेसाइकल। शो करेक्ट कर लेना, ये है लेंस वेसाइकल। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मेशन हो गया लेंस वेसाइकल का, और ये दोबारा जो एक्टोडर्म है दोबारा आपस में ज्वाइन होकर सरफेस एक्टोडर्म जो है वो सेपरेट हो गई। तो देखो, और इसने इनवर्ड इन्वेजिनेशन होने के बाद इसने किया क्या, यहाँ पे ये ऑप्टिक कप का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे ये अंदर ऑप्टिक वेसाइकल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ये ऑप्टिक कप फॉर्मेशन हुआ है, इस ऑप्टिक कप में कितनी लेयर्स हैं, 2 लेयर्स हैं। यहाँ देखो ये ऑप्टिक कप है, ये आउटर लेयर है और ये इनर लेयर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि ऑप्टिक कप है ये कहाँ से फॉर्म हुआ, तो ये न्यूरो एक्टोडर्म से। ठीक है, लेंस अगर पूछा जाए कि लेंस का जो डेरिवेटिव है ये कहाँ से ड्राइव, हाँ सरफेस एक्टोडर्म। सरफेस एक्टोडर्म, वेरी गुड। ठीक है, यहां तक मतलब समझ आ गया सबको। तो इतना याद रखना है, सरफेस एक्टोडर्म से लेंस ड्राइव होता है। तो देखो यहाँ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। प्री पीजी में हम क्या करते थे, रटते रहते थे कि लेंस सरफेस एक्टोडर्म से, सरफेस एक्टोडर्म से। लेकिन अगर आपको ये स्टोरी याद है, ये स्टोरी टेलिंग अगर याद है, तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, अगर फिर भी याद नहीं होता, स्टोरी भी भूल जाते हो, तो यहाँ पे देखो लेंस में खुद लिखा हुआ है कि मैं सरफेस एक्टोडर्म से ड्राइव होता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने। तो ये तो हो गया कि ऑप्टिक कप का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि रेटिना का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो यहाँ पे इतना हमने देख लिया था कि ऑप्टिक कप कैसे बन रहा है, और ये जो ऑप्टिक लेंस वेसाइकल है इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। अब देखो यहाँ पे ये चीज हमने देख ली है कि ये ऑप्टिक कप है, इसकी 2 लेयर्स हैं, आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है, और यहाँ पे ये फॉर्मेशन हो रहा है लेंस वेसाइकल का, ये लेंस वेसाइकल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये सरफेस एक्टोडर्म है। अब देखो यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है, ये मुझे बताएगा, ये जो ग्रोथ हो रही है ये आपको 2D में दिख रही है, लेकिन इसमें भी जो प्रोसेस होगा डेवलपमेंट का वो 3D में होगा। ठीक है, इन्वोल्यूशन होगा इस कप का। तो ये करेगा कि ये चारों तरफ, लेंस के चारों तरफ ये इसको कवर कर लेगा, लेंस को। अब देखो यहाँ पे आप किसी भी बुक में डायग्राम देख लो, ऐसा ही डायग्राम दिखाएगा। ये मेरा हैंडमेड डायग्राम है, मैं अधिकतर आप लोगों को हैंडमेड डायग्राम प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा ताकि इजीली आप लोग ड्रॉ कर पाए एग्जाम में। तो देखो मैंने कहा यहाँ पे आपको 2D में दिख रहा है ये ऑप्टिक कप, और यहाँ लेंस वेसाइकल भी आपको 2D में दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसके अराउंड 3D में देखना चाहूं तो आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये जो लेंस वेसाइकल, ये जो ऑप्टिक वेसाइकल है, ऑप्टिक कप है, ये आपको 3D में ऐसे दिखेगा। यहाँ पे चारों तरफ, यहाँ पे लेंस था हमारा, यहाँ पे इसके चारों तरफ आपको ये कवरिंग दिखाई देगी किसकी, ऑप्टिक कप की, एक्सेप्ट इन्फीरियरली
डिफिशियंट होती है ऑप्टिक कप की वॉल, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोरोइडल फिशर। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लिनिकली कि कोरोइडल फिशर क्या होता है। तो जो ऑप्टिक कप की वॉल है वो इंफीरियरली डिफिशियंट होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक कोरोइडल फिशर। अब मुझे बताओ ये कोरोइडल फिशर नीचे की तरफ ये डिफिशियंट क्यों होती है, कोरोइडल फिशर फॉर्मेशन क्यों होता है रागिनी, व्हाई देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कोरोइडल फिशर? Because it closes last. No, there are several organ which closes last, सर तो इसका मतलब ये नहीं वेसल्स पास करते हैं उससे, हाँ वेरी गुड क्लैश हाँ होता है। वेरी गुड। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो लेंस फॉर्मेशन, पूरा लेंस फॉर्मेशन नहीं हुआ था, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ये लेंस वेसाइकल है, लेंस नहीं है पूरा। तो लेंस को डेवलपमेंट करने के लिए न्यूट्रिशन तो चाहिए ना, ये एवेस्कुलर स्ट्रक्चर, इसको न्यूट्रिशन तो चाहिए। तो वो न्यूट्रिशन वहां से वेसल यहाँ से पास करती है, तो ये वेसल पास करने के लिए यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड करता है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यहाँ से जो वेसल पास करती हैं ये वेसल इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं लेंस वेसाइकल को, और धीरे धीरे जैसे जैसे न्यूट्रिशन मिलता जाएगा इसे, वैसे वैसे लेंस फॉर्मेशन होता चला जाएगा, धीरे धीरे ग्रो करता जाएगा और पूरा लेंस फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे होता है, देखो यहाँ पे मैंने इसका कट सेक्शन भी दिया है। इसको अगर हम सजाइटल सेक्शन काटें इसको, और काटने के बाद सजाइटल सेक्शन काटने के बाद अगर हम देखें तो ये लेंस है। ठीक है, ये लेंस फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, सॉरी ये क्या हो रहा है, सॉरी, देखो यहाँ पे ये देखो, ये लेंस वेसाइकल है, इसको ग्रो करने के लिए आपको वेसल्स की जरूरत है, जो हाइलोइड आर्टरीज और वेन्स होती हैं वो सप्लाई होती हैं यहाँ से। तो देखो ये हाइलोइड वेसल्स जो हैं इनको पास करने के लिए स्पेस की तो जरूरत है ना, तो वही स्पेस प्रोवाइड करता है ये कोरोइडल फिशर। ठीक है, तो इनिशियली ये स्पेस प्रोवाइड करता है, फिर वो हाइलोइड जो वेसल्स हैं वो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के बाद फिर धीरे धीरे ये लेंस जो है वो ग्रो करता है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये इसका कट सेक्शन है, ये इसका सजाइटल सेक्शन मैंने कट किया और यहाँ आपको दिखाया ये ऊपर वाला पार्ट है इसका ऑप्टिक कप का, और नीचे वाला पार्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने इसका कट सेक्शन दिखाया। अब देखो इसी को अगर आप देखेंगे, ये अगर नहीं समझ आ रहा है आप लोगों को, तो देखो इसी को मैं अगर दिखाऊं आपको, डायग्राम दिखाऊं इसका, तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में ये देखो, ये है आपके पास यहाँ पे, ये दिख रहा है, ये ऑप्टिक कप है, और इन्फीरियरली इस ऑप्टिक कप की जो वॉल है वो डेफिशिएंट है, जिसे हम कोरोइडल फिशर बोलते हैं। ठीक है, अब ये कोरोइडल फिशर से इनिशियली क्या पास कर रही थी, हाइलोइड वेसल आ रही थी, जो कि कहां पे सप्लाई कर रही थी, लेंस वेसाइकल को सप्लाई कर रही थी, और फाइनली धीरे धीरे इसको ग्रो करवा रही थी, और ग्रो कराने के बाद पूरा लेंस फॉर्मेशन हो रहा था। अब देखो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, अब ये कोरोइडल फिशर जो बनी हुई है ये क्लोज होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये क्लोज नहीं होगी तो वहां पे परमानेंट डिफिशियंसी हो जाएगी इंफीरियर वॉल की, तो वहां पे डिफेक्ट आएगा, उसको क्या बोलेंगे, कोलोबोमा। तो देखो यहाँ पे क्लोज कब होता है ये भी पूछा जाता है आपसे, तो देखो यहाँ पे देखो पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया है तो अगर आप ऐसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना और वहां पे लिखते हैं ऐसे, तो आपका टाइम भी कम लगता है और एग्जामिनर को समझ भी आता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो आपको वहां पे कहानी नहीं लिखनी होती, केवल ऐसे लिखना होता है। ये एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। तो देखो यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज देखो, ये देखो यहाँ पे ये चीज देखने की कोशिश करो, मैंने किया क्या है, इसको यहां से कट कर दिया है और आगे से मैं देख रहा हूं, इसको कट करने के बाद ये पार्ट मैंने सेपरेट कर दिया और आगे से इसको देख रहा हूं, तो ये वाला पार्ट जो है राउंड वाला पार्ट यहाँ पे मैंने शो किया है। तो देखो यहाँ पे ये आउटर लेयर हो गई ऑप्टिक कप की, ये इनर लेयर हो गई, ये इंफीरियर डिफिशिएंट वॉल हो गई जो मैंने कोरोइडल फिशर बोला था, और जो वेसल पास कर रही थी उसको मैंने बोला हाइलोइड आर्टरी, वो पास कर गई यहाँ से कोरोइडल फिशर से। अब इसके बाद देखो ये क्लोज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो परमानेंट डिफेक्ट हो जाएगा। तो ये अगर आप एग्जाम में लिख देते हैं क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी में कि यह कब क्लोज होता है, तो नॉर्मली ये क्लोज होना चाहिए 33 डेज ऑफ द इंट्रा यूट्राइन लाइफ, ये क्लोज होना चाहिए। तो क्लोज अगर हो जाता है 33 डेज में, तो क्या होगा, ये परफेक्टली एक ऑप्टिक कैनाल बना देगा। ठीक है, ऑप्टिक कैनाल बन जाएगी और सेंटर में वहां से हाइलोइड आर्टरी पास करेगी सेंटर से।
तो ये परफेक्टली ऑप्टिक कैनाल बन जाएगी अगर क्लोज हो जाता है 33 डेज ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ। लेकिन अगर ये परसिस्ट करता है 33 डेज में क्लोज नहीं होता है, फर्दर परसिस्ट करता है इंट्रायूट्राइन लाइफ में आफ्टर डिलीवरी, देन इट फॉर्म्स द कोलोबोमा। ठीक है, तो ये है कोलोबोमा फॉर्मेशन का पैथोफिजियोलॉजी। यहां तक समझ आ गया सबको? यस सर। हाँ सर। किसी का कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? सोनम? यस सर, समझ आया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो ये यहां तक समझ आ गया अगर आप लोगों को, तो अब ये देखो, अब हम देखते हैं कि जो एनाटमी है, हिस्टोलॉजिकल एनाटमी है, वो कैसे है। देखो मैंने यहाँ पे बताया तुम लोगों को, ये ऑप्टिक कप है, ये तो आपको एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। लेकिन हिस्टोलॉजिकल अगर डायग्राम हम देखें कि जैसे रेटिना की एनाटॉमी पूछी गई है, तो अगर हम हिस्टोलॉजिकल डायग्राम देखें कि कैसे डेवलप होती है, इससे मैंने बताया ये तो क्या है, ऑप्टिक कप है, न्यूरोएक्टोडर्म से ड्राइव हो रहा है ये ऑप्टिक कप, और फर्दर ये फॉर्मेशन कर रहा है किसका, रेटिना का। तो रेटिना का फॉर्मेशन ये कैसे करेगा, ये जो इसकी आउटर वॉल है, ये आउटर वॉल फॉर्म करेगी आरपीई को, ठीक है, और ये जो इनर वॉल दिख रही है ये प्रॉपर न्यूरोसेंसरी रेटिना बनाएगा। तो ये कैसे न्यूरोसेंसरी रेटिना की जितनी भी लेयर्स हैं कैसे फॉर्म होती हैं वो हम देखेंगे हिस्टोलॉजी में। तो देखो यहाँ पे हिस्टोलॉजी में, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये तो हाइलोइड आर्टरी है, या आर्टरी एंड वेन्स हैं, ये पास कर रही हैं विट्रियस से, और ये सप्लाई कर रही हैं किसको, लेंस को। फर्दर लेंस डेवलपमेंट हो रहा है, लेंस वेसिकल का डेवलपमेंट होगा और लेंस फॉर्मेशन होगा। अब देखो जो मैंने बताया है यहाँ पे कि ये आउटर वॉल है और ये इनर वॉल है। तो आउटर वॉल में देखो यहाँ पे तुम लोगों को, यहाँ पे आउटर वॉल में ये आरपी का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, आरपी का फॉर्मेशन आउटर वॉल से हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ये आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये आरपी है, तो यहाँ पे ये आरपी फॉर्मेशन हो गया, और बाकी बची हुई जो 9 लेयर्स हैं, एक लेयर आरपी हो गई, बाकी बची हुई जो 9 लेयर्स हैं उसका फॉर्मेशन होगा इनर वॉल ऑफ द ऑप्टिक कप, ठीक है। अब कैसे फॉर्मेशन होगा, देखो 4 to 5 वीक्स में क्या होता है, आरपी फॉर्मेशन तो हो गया आउटर वॉल से, और इनर जो इनर 9 लेयर्स हैं उसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है 4 to 5 वीक्स में। तो अब देखो जो इनर लेयर है वो क्या फॉर्म करेगा, इनिशियली वो फॉर्म करेगा दो लेयर्स, कौन सी दो लेयर्स 4 to 5 वीक्स में फॉर्म करेगा, एक आउटर न्यूक्लियर जोन और एक इनर मार्जिनल जोन। तो देखो इसमें न्यूक्लियस होगा, तो देखो रेटिना में आप लोगों को ये पता होना चाहिए दो टाइप की लेयर्स रहती हैं, एक न्यूक्लियर लेयर्स रहती हैं और एक फाइब्रस लेयर्स रहती हैं। तो न्यूक्लियर लेयर कौन सी रहती है, फाइब्रस लेयर कौन सी रहती है, वो धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। तो इनिशियली दो लेयर बनती है 4 to 5 वीक में। तो 4 to 5 वीक में कौन सी दो लेयर है, आउटर न्यूक्लियर जोन और इनर मार्जिनल जोन। अब फर्दर 4 to 5 वीक के बाद 5 to 12 वीक में देखो ये जो आउटर न्यूक्लियर लेयर है, आउटर न्यूक्लियर जोन है, ये फर्दर इनवर्ट डेवलपमेंट होगा उसका। इनवर्ट डेवलपमेंट होके ये क्या करेगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ये इनर न्यूरोब्लास्टिक लेयर बनाएगा इनर वाला, और आउटर वाला न्यूरोब्लास्टिक लेयर बनाएगा। तो ये फर्दर ग्रोथ हो गई किसकी, आउटर न्यूक्लियर जोन की, और उसके बीच में फाइबरस लेयर फॉर्मेशन होगा। वो फाइबरस लेयर फॉर्मेशन क्या बोलेंगे उसे हम, फाइबर लेयर ऑफ स्वीड्स, ठीक है। आउटर न्यूरोब्लास्टिक लेयर और इनर न्यूरोब्लास्टिक लेयर के बीच में ये फाइबरस लेयर होगी। तो ये 3 लेयर डेवलप हो गई। अब देखो 6 to 12 वीक में क्या होगा, अब ये आउटर न्यूरोब्लास्टिक लेयर कुछ लेयर्स का फॉर्मेशन करेगा, फाइबरस लेयर ऑफ फ्लूइड्स को कुछ लेयर्स का फॉर्मेशन करेगा, और न्यूरोब्लास्टिक लेयर कुछ लेयर्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे जो न्यूरोब्लास्टिक लेयर है ये फर्दर फॉर्मेशन करेगा किसका, गैंग्लियन सेल्स का, एमेक्राइन और मूलर सेल्स का, और ये जो आउटर न्यूरोब्लास्टिक लेयर है ये फॉर्मेशन करेगा किसका, बाइपोलर और हॉरिजॉन्टल सेल्स का और फोटो रिसेप्टर का। और इनके बीच में जो प्लेक्सिफॉर्म लेयर बनती है दोनों के बीच में, गैंग्लियन सेल, एमेक्राइन, मूलर सेल, आउटर प्लेक्सिफॉर्म और इनर प्लेक्सिफॉर्म, वो प्लेक्सिस बनता है इससे फाइब्रस लेयर से, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी कितनी लेयर, 5 लेयर्स हो गई जो इससे ड्राइव हो रही हैं। और फर्दर फिर गैंग्लियन सेल, एमेक्राइन सेल, मूलर सेल, बाइपोलर सेल और फोटो रिसेप्टर जो है फर्दर डेवलप होके 28 वीक्स में ये सारी लेयर्स का फॉर्मेशन करेंगे, 10 लेयर्स का 12 to 8 वीक्स में। तो देखो यहाँ पे आपने याद क्या रखना है, देखो 12 to 8 वीक्स में रेटिना का डेवलपमेंट कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 5 वीक्स के एंड में, एट द एंड ऑफ 5 वीक में रेटिना का प्रॉपर डेवलपमेंट हो गया है। रवीश यही मतलब हुआ ना, 12 to 8 वीक्स में प्रॉपर डेवलपमेंट होगी सारी लेयर्स का। यस सर। इसीलिए बोला जाता है कि जो 28 वीक्स के बाद जो चाइल्ड की डिलीवरी होती है
वो 28 ROP। वीक्स, हाँ 28 वीक्स के बाद वहां पे हम आरओपी स्क्रीनिंग करते हैं। और आई का डेवलप 28 वीक से पहले वायबल नहीं होता है चाइल्ड। उससे पहले अगर हम उसको वो करने की कोशिश करेंगे, डिलीवरी कराने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे वो वायबल नहीं रहेगा। 28 वीक्स के बाद ही वो वायबल होगा, ठीक है, क्योंकि यहां तक डेवलपमेंट हो चुका है ऑलरेडी रेटिना का। मतलब फॉर्मेशन हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ है, सॉरी, फॉर्मेशन हुआ है रेटिना का, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो अगर एक बार रेटिना की सारी लेयर्स बन गई हैं, फॉर्म हो गई हैं, तो अब धीरे 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 उसका डेवलपमेंट होता रहेगा। तो देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ होती है, 28 वीक्स के बाद 32 आता है, 36 आता है, वैसे 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 रेटिना धीरे धीरे, अभी फॉर्म हो गई है रेटिना, लेकिन धीरे 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 ग्रो करती जाएगी, मैच्योर होती जाएगी रेटिना जो है। तो होता क्या है, अगर प्रीमेच्योर बेबी होता है 32 वीक्स का, उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट हैम्पर करता है क्या, जो हम ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ना बच्चे को, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देते हैं, डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, तो वो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बनाता है बच्चे की बॉडी में, और वो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल इसकी फर्दर ग्रोथ को हैम्पर कर देता है, इसीलिए वहां पे रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी होती है। तो ये है इसका अप्लाइड एस्पेक्ट। समझ आया रागिनी? यस सर। ठीक है, यहाँ तक किसी को सर पूछना है? सर थोड़ा रिपीट कर सकते हैं क्या वो रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी का? हाँ देखो, मैंने ये बताया कि 28 वीक्स जो हैं वो मिनिमम पीरियड है रेटिना के फॉर्मेशन का, नॉट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। अब देखो, अगर इंट्रा यूट्राइन रहता है बच्चा 28 वीक्स के बाद, यानी 5 मंथ हो गए 28 वीक्स, यानी 30 के आसपास तो 5 मंथ होते हैं, जी सर। ठीक है। अब 28 वीक्स के बाद अगर डेवलपमेंट होता है बच्चे का, मतलब डिलीवरी होती है 28 वीक्स के बाद, तो अभी फॉर्मेशन तो हुआ था रेटिना का, लेकिन डेवलपमेंट तो नहीं हुआ था ना। यस सर। तो अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो क्या होता है, जब डिलीवरी हो जाती है बच्चे की, तो हम क्या करते हैं, उसे वेंटिलेटर में डालते हैं, उसको जैसे डिप्रेशन ना हो, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ना हो, उसके लिए हम वेंटिलेटर में डालते हैं, क्योंकि 28 वीक्स के बाद ऐसा तो है नहीं कि बच्चा नॉर्मल रहे, आईसीयू में ना एडमिट रहे, तो उसको आईसीयू में एडमिट कराते हैं, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देते हैं, तो वहां पे डेवलपमेंट हैम्पर हो सकता है। तो जो देखो, एक चीज याद रखना कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट इंट्रा यूट्राइन मिलता है बच्चे को, वो नेचुरल एनवायरनमेंट आप कितना भी कोशिश कर लें, आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैक्सिमम बीमारी आरओपी की जो डिसीजेज है वो इसीलिए होती है, क्योंकि वो जो एनवायरनमेंट मिला हुआ है बच्चे को इंट्रा यूट्राइन, वो एक्स्ट्रा यूट्राइन नहीं मिलता है। ऊपर से क्या हाँ, ऊपर से क्या होता है, हम कई सारे ड्रग्स देते हैं, बहुत मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन देते हैं, तो वो और उसकी डेवलपमेंट को हैम्पर करती है। तो अब होता क्या है, हमने बच्चे की डिलीवरी हो गई 28 वीक्स के बाद, अब हम करते क्या है, इसको आरओपी स्क्रीनिंग इसीलिए रखा गया है कि धीरे धीरे 28 वीक 4 वीक्स के बाद हम बस ये चेक करते हैं कि मैच्योर हो रही है रेटिना की नहीं हो रही है, मैच्योर हो रही है रेटिना की नहीं हो रही है, बस वो हम स्क्रीनिंग में चेक करते जाते हैं। अब कुछ बच्चे तो ऐसे रहते हैं जिनमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है, तो ऑक्सीजन अगर नहीं सही से मिल रही है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर मिल रही है, तो वहां पे उसका डेवलपमेंट हैम्पर हो जाता है। तो जब उसका रेटिना डेवलप होना चाहिए तो उतने टाइम पीरियड पे वो डेवलप नहीं होता, तो होगा क्या, जब रेटिना डेवलप नहीं होगा तो हाइपोक्सिया हो जाएगा, इस्कीमिया हो जाएगा रेटिना का। अब हाइपोक्सिया इस्कीमिया हो गया तो क्या होगा, हमारी जो आई है उसकी एक ही टेंडेंसी है, अगर इस्कीमिया हो रहा है तो वहां वो नियोवास्कुलराइजेशन कराना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे हाँ, ये सेम वही कंसेप्ट है, जैसे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो हम तेज सांसें लेने लगते हैं ना जब हिली एरिया में जाते हैं। यस सर। तो ये हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। ऐसी रेटिना का भी अपना प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि देखो, नियोवास्कुलाइजेशन नो डाउट खराब है रेटिना के लिए, लेकिन वो अपना प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अपनाती है वीजीएफ रिलीज करके स्पेसिफिक एरिया से, लेकिन वो उसके लिए फाइनली उसके लिए बेकार हो जाता है, क्योंकि वो जो नई वेसल बन रही है वो बहुत फ्रेजाइल होती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, और जितने भी ट्रैक्शन वगैरह, आरडी वगैरह उसी की वजह से होते हैं, लेकिन वो अपनी प्रिवेंशन के लिए नियोवास्कुलराइजेशन करता है, तो उसी चीज को हम स्क्रीन करते हैं आरओपी में। यस, ठीक है, हाँ वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे इसके बाद देखो, अगर 28 वीक्स तक अगर फॉर्मेशन हो गया रेटिना का, लेकिन उसके बाद अगर डिलीवरी नहीं हो रही है, नॉर्मल ग्रोथ हो रही है इसकी चाइल्ड की, बेबी की, तो उसमें क्या होता है, फिर धीरे 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 उसे नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है, वहां ग्रोथ होती जाती है रेटिना की, और फाइनली 36 वीक में टोटली ग्रोथ हो जाती है, उसके बाद आरओपी कराने की जरूरत भी नहीं रहती। हाँ यस, ठीक है, चलो ये इतना समझ आ गया सबको, सोनम, रवीश, रागिनी?
Yes, sir. ठीक है। Yes, अब sir. देखो नेक्स्ट देखो, अब मुझे ये बताओ, ये जो रेटिना है, रेटिना की इतनी लेयर्स मैंने बताई, इन लेयर्स से आपके दिमाग में क्या, देखो मैंने तुम लोगों को इतने तरीके बताए मेमोराइजेशन के, एक तरीका मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन, ये भी एक तरीका है याद करने का। अब कैसे इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन एक तरीका है याद करने का, देखो इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। मुझे ये बताओ, जो रेटिना की मैंने लेयर्स बताई हैं, ये लेयर्स एक्चुअल में हैं क्या, मुझे बताओ। ये लेयर्स आप किससे रिलेट कर सकते हैं, इस लेयर्स को बताओगे क्या, कुछ आइडिया दोगे किससे आप रिलेट कर सकते हैं, बॉडी के किस पार्ट से रिलेट करेंगे इसको। ये देखो लेयर्स ये अलग अलग नहीं है, ये हमने क्रिएट किए हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जितनी भी डिसीजेज हुई हैं, लेकिन ये है क्या एक्चुअल में, ये जो लेयर्स वाला पार्ट है अरीबा, ये जो जितने भी मैंने सेल्स बताए, ये जितनी भी लेयर्स बताई, जो भी 10 लेयर्स हैं रेटिना की, ये एक्चुअल में हैं क्या, क्या आपके दिमाग में इंप्रेशन डाल रही है 10 लेयर्स। सर ये रेटिना का ही अरेंजमेंट है, मतलब रेटिना का अरेंजमेंट है, as a रेटिना, whole? हाँ रेटिना में ये सेल्स हैं, लेकिन किस टाइप जी के सर। सेल्स हैं, ये बॉडी में कुछ इस टाइप के सेल्स हैं क्या कहीं पे प्रेजेंट। Skin, sir. नहीं, देखो दीज आर नथिंग बट दीज आर द न्यूरोनल सेल्स। अब देखो हम करते क्या हैं, हम रटते जाते हैं, हाँ सर देखो, क्योंकि वो नर्व फाइबर लेयर टर्मिनेट हाँ होता है लास्ट में। हाँ, देखो इसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ। आज के बाद ना तो आप लोग 10 रेटिनल लेयर्स की, मैं एक भी लेयर को भूलेंगे नहीं, और हर एक लेयर को फील कर सकते हैं। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो न्यूरोनल सेल्स है, इस न्यूरोनल सेल्स में मुझे ये बताओ, ये क्या है, न्यूक्लियस वाला पार्ट है, ये सेल बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे ये जो पार्ट्स निकल रहे हैं, ये डेंड्राइट्स हैं, और ये डेंड्राइट से ये क्या निकल रहा है, एक्सॉन्स निकल रहे हैं, और यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, साइनेप्स फॉर्मेशन हो रहा है नेक्स्ट न्यूरोनल सेल से, ठीक है। यहाँ पे ये देखो एक्सॉन्स दिख रहा है, यहाँ पे ये साइनेप्स दिख रहे हैं, यहाँ पे सेल बॉडी दिख रही है, यही सेम अरेंजमेंट उसमें है। दीज आर नथिंग बट द मॉडिफिकेशन ऑफ द न्यूरोनल सेल्स। तो आपके दिमाग में जब भी रेटिना की बात आए, न्यूरॉन्स की बात अपने दिमाग में विजुलाइज करनी है। अब उसको विजुलाइज करने के बाद आपने कैसे रेटिनल लेयर से याद करनी है, मैं बताता हूं। देखो यहाँ पे मुझे एक चीज ये बताओ कि ये जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये डेंड्राइट है, ये इसके डेंड्राइट्स हैं। यहाँ पे दूसरा जो न्यूरॉन है, वो उसके जो टर्मिनल बल्ब्स होंगे, साइनेप्टिकल वेसिकल टीलोडेंड्राइट जो होंगे, वो यहाँ पे आके अटैच होंगे। ऐसे ही सेम इसके नीचे भी सेल्स अटैच होंगे। तो मुझे ये बताओ कि ये किस टाइप का न्यूरॉन है। मल्टीपोलर। हाँ वेरी गुड। कितने टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं हमारी बॉडी में। यूनिपोलर, बाइपोलर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। तो देखो, अब देखो इसका मॉडिफिकेशन कैसे हुआ है वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। पहले ये देखो, जो अगर मैं इसके ये डेंड्राइट्स कट कर देता हूं, तो क्या ये कनेक्शन बना पाएगा इस यहाँ पे किसी भी दूसरे न्यूरॉन से। अगर मैं डेंड्राइट्स कट कर दूं सारे, तो क्या ये न्यूरॉन्स ये किसी के साथ वो बना पाएगा साइनेप्स किसी दूसरे न्यूरॉन के साथ। नो सर, नहीं बना पाएगा। वेरी गुड। तो देखो, अगर ऐसा कोई न्यूरॉन होता है जिसमें डेंड्राइट्स नहीं है, केवल सेल बॉडी है, लेकिन वो सिग्नल जनरेट कर रहा है और बाकी न्यूरॉन्स को वो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, यूनिपोलर और बाइपोलर। Unipolar. यूनिपोलर, वेरी गुड। अब यहाँ पे सिग्नल जनरेट हो रहा है, यहाँ से सिग्नल कहीं से आ नहीं रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, एंड ऑर्गन। एंड ऑर्गन न्यूरॉन्स, ठीक है। एंड ऑर्गन न्यूरॉन्स मतलब जहां पे टर्मिनेट हो जाए सेल बॉडी को, उसी को एंड ऑर्गन न्यूरॉन बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे, अगर ये अपने से आगे भी न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है, पीछे भी, तो इसको क्या बोलेंगे, बाइपोलर। बाइपोलर। हाँ very good। बाइपोलर। तो देखो मुझे ये बताओ, बाइपोलर न्यूरॉन नहीं होते हैं क्या हमारी रेटिना में। हाँ बाइपोलर सेल्स होते होते हैं, वेरी गुड। अब देखो फोटो रिसेप्टर क्या है, वो यूनिपोलर का मॉडिफिकेशन है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे यूनिपोलर का मॉडिफिकेशन। यहाँ पे देखो रेटिना की 10 लेयर्स, सारी लेयर्स आपको याद होंगी अब, और सबको विजुअलाइज कर सकते हैं आप। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये क्या है, ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है सोनम, रॉड सेल्स। रॉड्स, वेरी गुड। और Rod ये जो cells. ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, Cones. मुझे ये बताओ, ये जो रॉड्स एंड कॉन्स हैं,
ये किसी और न्यूरॉन से वो ले रहे हैं क्या, सिग्नल ले रहे हैं क्या, ये खुद से जनरेट कर रहे हैं? खुद से। वेरी गुड। तो ये यूनिपोलर होंगे या बाइपोलर होंगे? यूनिपोलर। हाँ, यूनिपोलर, या फिर इसे एंड ऑर्गन न्यूरॉन्स भी बोल सकते हैं। क्लियर? अब देखो, हाँ, रॉड एंड कॉन्सन ने किया क्या है, यहाँ पे रॉड्स की जितने भी वो हैं, यहाँ पे आउटर सेगमेंट है, इनर सेगमेंट है, ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है, ऐसी रॉड्स में रहेगा, ऐसी कोन्स में रहेगा। अब देखो इसके बाद क्या हो रहा है, मुझे ये बताओ, जो मैंने पीछे बताया था तुम लोगों को, ये वाला पार्ट, यहाँ से एक्सॉन्स निकल रहे थे कि नहीं निकल रहे थे? निकल रहे थे। अब देखो यहाँ पे ये एक्सॉन्स वही वाला पार्ट है कि नहीं है? यहाँ पे ये देखो लास्ट टीलोडेंड्राइट्स है, यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन के साथ ये अटैच हो रहा है, साइनेप्स बना रहा है। अब ये साइनेप्टिक फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ से सिग्नल जो यहाँ से जनरेट हुआ था वो पास होगा साइनेप्टिक वेसिकल से, और वो पास होने के बाद मुझे ये बताओ, ये जो न्यूरॉन्स हैं वो सिग्नल को ले रहे हैं और यहाँ पे वो ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ ये किस टाइप का न्यूरॉन हुआ, ये कितने किस बाइपोलर। वेरी गुड, बाइपोलर। तो मुझे बताओ ये न्यूरोनल सेल है या नहीं है? अभी क्लियर हुआ? हुआ। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे ये साइनेप्स बन रहा है, यहाँ पे न्यूरोनल सेल्स, यहाँ पे बाइपोलर न्यूरॉन हो गया, ठीक है। यहाँ भी देखो इसका नाम बाइपोलर न्यूरॉन दिया गया है, यहाँ पे देखो ये भी एक टाइप का बाइपोलर ही है। यहाँ पे देखो ये आ रहा है सिग्नल यहाँ से, और यहाँ से ये सिग्नल ये गैंग्लियन सेल में जा रहा है और वहां से ट्रांसमिट हो रहा है नर्व फाइबर लेयर में। क्या ये सिग्नल ले रहा है और ट्रांसमिट कर रहा है, यही प्रोसेस इसमें भी हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये भी न्यूरोनल सेल नहीं है एक टाइप का? ठीक है, तो ये भी न्यूरोनल सेल है। तो जितनी भी रेटिना में सेल्स हैं वो सारे न्यूरोनल सेल्स हैं। तो मुझे एक चीज बताओ कि ये जो हम बोलते हैं आई को, इसको हम ब्रेन की एक विंडो बोलते हैं, ठीक है। तो वो ब्रेन की विंडो क्यों बोली जाती है? क्योंकि इसीलिए बोली जाती है क्योंकि ये यहाँ भी न्यूरॉन्स हैं, आपको फंडस में दिख नहीं रहे हैं इस टाइप से, क्योंकि वो हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं। लेकिन अगर हम ओसीटी व्यू में देखें तो आपको सारी लेयर्स दिखेंगे, और वो सारी लेयर्स क्या है, वहां पे फॉर्मेशन होगा किसका, ये सारी लेयर्स आपस में कनेक्ट होंगी, और कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे फॉर्मेशन होगा न्यूरोनल सेल्स का, बाइपोलर सेल्स का, फोटोरिसेप्टर का। अब देखो अगर मैं बोलता हूं हमारी जो रेटिना है, ये मुझे बताओ ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? मतलब इसका स्ट्रक्चर की बात कर, वर्टिकल। वेरी गुड। मतलब एक न्यूरॉन के ऊपर दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है। ये न्यूरॉन है तुम्हारा गैंग्लियन सेल का, उसके बाद ये बाइपोलर सेल का, इसके बाद ये इसके ऊपर है, वर्टिकल है। तो ये मुझे ये बताओ कि ये इसके ऊपर कैसे स्टैंड रहता है, ये बेंड क्यों नहीं होता, इधर उधर क्यों नहीं जाता? अगर मैं बात करूं इसको सिंपल करूं कि एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रख रहे हैं आप, इतनी सारी इसमें न्यूरोनल सेल्स रहते हैं, तो आप उसमें अगर रखते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा है कि गिर नहीं जाएंगी ईंटें? So horizontal cells और ये amacrine cells पकड़ के रखते हैं। एक्स्ट्रान्यूरोनल सेल्स का कनेक्शन होता है जो फ्लेक्सिफॉर्म लेयर। नहीं, प्लेक्सिस तो बन रहा है। देखो यहाँ पे ये जो प्लेक्सीफॉर्म लेयर हो रहा है, न्यूक्लियर लेयर हो रहा है, देखो यहाँ पे एक तुम्हारे दिमाग में एक चीज और आनी चाहिए, क्या कि यहाँ पे या तो प्लेक्सिस बन रहा है दो न्यूरॉन के बीच में, या न्यूक्लियस आ रहा है। तो इसीलिए इसमें जितनी भी हम लेयर्स देखेंगे, या तो न्यूक्लियर लेयर होगी, या फिर फाइब्रस लेयर होगी, या प्लेक्सीफॉर्म लेयर होगी। तो यहाँ पे ये सेल्स तो चलो ठीक है। यहाँ पे ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, इसको इंटीग्रिटी प्रोवाइड करने के लिए ये वाले सेल्स रहते हैं। ये बताओ कि कौन से सेल्स हैं ये? मूलर सेल्स। हाँ, तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा कि मूलर सेल इसको पिलर की तरह एक्ट करता है। तो जैसे हम कोई भी बिल्डिंग हम वो करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसमें पिलर लगाते हैं ना हर कॉर्नर पे, वैसे ही ये यहाँ पे रेटिना में पिलर की तरह काम करता है ये मूलर सेल। तो ये इसको इसको इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है। तो ये इनको हम कहते हैं सपोर्टिंग सेल्स। अगर तुम लोगों को हाँ सर वो जो मैट्रिक्स होता है इंटरन्यूरोनल, वो सब भी वो भी है, वो भी बता रहा हूँ। देखो जो सपोर्टिंग सेल्स हैं, वो सारे सपोर्टिंग सेल्स कौन कौन से यहाँ पे बोले जाएंगे? एक मूलर सेल है, दूसरे ग्लायल सेल हैं, एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लायल सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट, और इनके बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू है वो भी आ जाता है इसी के अंदर, ठीक है। तो वो तो देखो केवल पिलर लगाने से क्या बिल्डिंग बन जाती है? मुझे बताओ, क्या बिल्डिंग स्ट्रांगली पिलर लगाने से बन जाएगी? उसमें हमें हाँ सीमेंट भी लगाना पड़ेगा, दुनिया भर के बाकी चीजें भी लगानी पड़ेंगी, तभी तो इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी।
ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सपोर्टिंग सेल्स कौन सा है, मैंने बस इतनी कहानी इसीलिए बताई है ताकि आपसे पूछा जाए कि सपोर्टिंग सेल्स कौन से हैं और न्यूरोनल सेल्स कौन से हैं। तो न्यूरोनल सेल्स में आते हैं ये रॉड एंड कॉन्स, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बाइपोलर सेल्स, उसके अलावा यहाँ पे गैंग्लियन सेल्स, और यहाँ पे ये दो सेल्स दिख रहे हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये वाले सेल्स हॉरिजॉन्टल सेल्स हैं, ये वाले सेल्स एमेक्राइन सेल्स हैं। चलो मुझे ये तो समझ आ गया कि यहाँ से सिग्नल जनरेट हो रहा है और यहाँ से होके यहाँ ये आरएनएफएल से पास हो रहा है, लेकिन ये सेल्स किस लिए हैं? ये तो सपोर्टिंग सेल नहीं है, ये तो मैंने नहीं बताया ये सपोर्टिंग सेल नहीं है। तो ये सेल क्या करेंगे फिर? इंटरकनेक्टिंग सेल्स। वेरी गुड, इंटरकनेक्टिंग सेल्स हैं। तो देखो जहां भी ट्रांसमिशन होता है, तो ये हमें पता है कि नर्व एंडिंग पे ही ट्रांसमिशन होता है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे ये बना हुआ है, ये आप लोगों ने करना क्या है, इसको थोड़ा और एक्सटेंड करना है एग्जाम में, और इस यहीं पे इसको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे जब आप इसके डेंड्राइट कनेक्ट करेंगे तो ये होता क्या है, एक साइनेप्स से दूसरे साइनेप्स को ये क्या करता है, इंटरकनेक्ट करता है, ठीक है। ताकि जितने भी सिग्नल यहाँ से पास हो रहे हैं सारे के सारे सिग्नल यूनिफॉर्म हो, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि कोई चीज हम देख रहे हैं, एक रेटिना का पार्ट ज्यादा स्टिमुलेट हो गया, दूसरा कम स्टिमुलेट हुआ, तो रेटिना की इमेज, जो इमेज बन रही है वो भी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है। तो ये सारे जो सिम्टम आते हैं ना, वो इसी वजह से आते हैं कि इनमें अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हॉरिजॉन्टल सेल में कम्युनिकेशन अगर नहीं होता है इनके बीच में आपस में, तो वहां पे फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है होगी। तो यहाँ पे देखो ये जो रॉड एंड कॉन्स जनरेट कर रहे हैं, कहीं अगर ज्यादा स्टिमुलेशन हुआ, कहीं कम हुआ, तो यहाँ पे ये आपस में इंटरकनेक्ट करके उसको सबको यूनिफॉर्म कर देते हैं, उस जो सिग्नल आ रहा है उस सब सिग्नल को यूनिफॉर्म कर देते हैं। यही काम रहता है हॉरिजॉन्टल सेल का और एमेक्राइन सेल का, ये एमेक्राइन सेल का और हॉरिजॉन्टल सेल का। तो आपस में ये करते क्या है, सिग्नल को मॉड्यूलेट करते हैं। तो ये आपने ऑप्थेल्मिक लैंग्वेज में बोलना है कि हॉरिजॉन्टल सेल और एमेक्राइन सेल का काम क्या है, ये मॉड्यूलेट करते हैं। मूलर सेल का काम क्या है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, सपोर्टिंग सेल्स हैं, और बाकी जितने भी सेल्स हैं वो सारे नर्व सेल्स हैं। ये है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? रवि? No, sir. No, sir. नहीं? No, तो sir. अब देखो यहां तक अगर समझ आ गया है तुम लोगों को, तो अब देखो इसकी रेटिना की जितनी भी लेयर्स हैं अब इजीली याद हो जाएंगे तुम लोगों को। कैसे? देखो यहाँ पे ये जो आरपी है, ये आउटर मैंने बताया था, जो ऑप्टिक कप है उसका आउटर पार्ट क्या बना रहा था, आउटर पार्ट आरपी बना रहा था, आउटर लेयर, ठीक है। अब देखो इनर लेयर, इसकी आउटर लेयर, 2 मिनट, ये देखो आउटर लेयर फॉर्म कर रही थी आरपी, ठीक है। अब इनर लेयर बाकी स्ट्रक्चर बना रही थी, हमने हिस्टोलॉजी में देखा। तो अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है, ये कॉन्स हैं और ये रॉड्स हैं। तो अब देखो फोटो रिसेप्टर दोनों, कॉन्स और रॉड्स दोनों फोटो रिसेप्टर आएंगे। तो ये फोटो रिसेप्टर किससे फॉर्म हो रहे हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय आउटर सेगमेंट ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स। तो देखो फोटो रिसेप्टर केवल ये नहीं है, ये भी तो फोटो रिसेप्टर में ही आएगा, ठीक है। लेकिन देखो मैंने तुम लोगों को पहले भी बोला था कि जो लेयर हम बना रहे हैं वो हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बना रहे हैं। तो ये चीज याद रखना, ये पूरा फोटो रिसेप्टर है, इसको कंफ्यूज मत करना, यहां से यहां तक ये पूरा फोटो रिसेप्टर है। लेकिन जो यहाँ पे फोटो रिसेप्टर लेयर बताई गई है वो केवल आउटर सेगमेंट को बताई गई है। ये जो आउटर सेगमेंट है इसको फोटो रिसेप्टर लेयर हमने बोला है, ठीक है। अब देखो जो आउटर सेगमेंट है इसको हमने फोटो रिसेप्टर लेयर बोल दिया। अब देखो आउटर सेगमेंट और इनर सेगमेंट के बीच में कनेक्शन है, ये कनेक्शन दिख रहा है। तो ये एक्चुअल में कोई लेयर नहीं है, हमने इस कनेक्शन, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, कनेक्टिंग स्टॉक है, इसको एक लेयर मान लिया है, इसको एक लेयर मान लिया है, जिसको हमने बोल दिया एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन तुम लोगों ने लिखना है नॉट अ ट्रू मेम्ब्रेन, इट इज फॉर्म्ड बाय द जंक्शन बिटवीन फोटोरिसेप्टर एंड मूलर सेल, इसमें लिखा है। लेकिन ऐसे नहीं करना, फोटोरिसेप्टर आउटर सेगमेंट और इनर सेगमेंट के बीच में, हालांकि यहाँ पे मूलर सेल भी आ जाएगा, लेकिन आउटर सेगमेंट और इनर सेगमेंट के बीच में एक लेयर बन रही है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो ये हो गई एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। अब आ जाओ इनर सेगमेंट की मैं बात करूं, यहाँ पे ये न्यूक्लियस दिख रहा है। अब देखो मुझे ये बताओ, मैंने ये बताया कि ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, मैंने बोला अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम बनाते हैं। तो क्यों यहाँ पे एक लेयर हमने अलग बना दी, इसको अलग बोल दिया, इसको अलग बोल रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? इसका भी कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए ना, तब करेंगे हम ये डिवीजन। रवीश सर हम हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ये पूरा फोटो रिसेप्टर, लेकिन इसको हमने केवल फोटो रिसेप्टर लेयर बोला है, इस वाले पार्ट को? सर बिकॉज दैट इज द पोर्शन जहाँ पे हम
इंडिविजुअल लेयर्स का अलग अलग फंक्शन डिफाइन कर पा रहे हैं इसके हाँ नहीं देखो network- यहाँ पे ये जो आउटर सेगमेंट है मेनली जो विजन का काम है, मेन जो विजन का फंक्शन है ये केवल ये करता है, ये विजन का काम नहीं करता ये वाला, ये न्यूक्लियर लेयर है, इसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है बस। लेकिन इसमें लेमिले हम आगे डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप के जितने भी रॉड एंड कोन्स में लेमिले रहते हैं, जो विजन का काम होता है, जो मेन विजन फॉर्मेशन होता है, विजन का सिग्नल जो जनरेट होता है वो यहीं से होता है। यानी ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विजन जो सिग्नल जनरेट हो रहा है वो यहां से हो रहा है। बाकी ये जो न्यूक्लियर लेयर है, ये न्यूक्लियर लेयर केवल इसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है, बाकी और कुछ नहीं कर रही है। तो यहाँ पे इसीलिए इसको डिवाइड किया गया है, यहाँ पे एक अलग से कनेक्टिंग स्टॉक को अलग से हमने क्या बोल दिया, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन बोल दिया है। और यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं ना, ये न्यूक्लियस का पार्ट है, किसका न्यूक्लियर पार्ट है, किसका फोटोरिसेप्टर का, ये न्यूक्लियर का पार्ट है, ये न्यूक्लियर का पार्ट है। और ये कौन से न्यूक्लियस का पार्ट है बताओ मुझे? ये तुम्हारे रॉड्स के जो वो आ रहे हैं, बाइपोलर सेल्स आ रहे हैं, नहीं बाइपोलर सेल्स तो ये है, यहाँ पे रॉड जो आ रहे हैं उसका न्यूक्लियस है। ये देखो, इसको डिफरेंट मत समझना, ये दिख रहा है यहाँ पे रॉड का केवल आउटर सेगमेंट है, इनर सेगमेंट में ये न्यूक्लियर वाला पार्ट है। ये आउटर सेगमेंट है, इनर सेगमेंट में ये न्यूक्लियर वाला पार्ट है। यहाँ पे इसका यहाँ पे ये न्यूक्लियर वाला पार्ट है, इसका ये न्यूक्लियर। तो देखो सब न्यूक्लियस एक जगह नहीं इकट्ठे होगा एक लेयर में, ठीक है? तो इसीलिए इसको बोल दिया आउटर न्यूक्लियर लेयर। तो ये आउटर न्यूक्लियर लेयर किससे बन रही है? फोटोरिसेप्टर के न्यूक्लियस से बन रही है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ये आउटर न्यूक्लियर लेयर बन गई आपकी न्यूक्लियाई ऑफ द रॉड्स एंड कॉन्स। यहाँ तक आपको समझ आनी चाहिए। अब देखो मैंने कहा कि जितना भी सिग्नल जनरेट हो रहा है ये इसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, ये सिग्नल जनरेट कर रहा है, और सिग्नल जनरेट करने के बाद ये एक्सॉन्स है, ये एक्सॉन्स के थ्रू होते हुए टीलोडेंड्राइट्स में जाते हैं, और यहाँ पे ये इसको सिग्नल ट्रांसमिट कर देंगे नेक्स्ट सेल्स में, जिसको हम बोलते हैं बाइपोलर सेल्स। ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे बाइपोलर सेल्स के यहाँ पे ये इसके ये जो एक्सॉन्स हैं वो टर्मिनेट हो रहे हैं, इसके यहाँ से इसके डेंड्राइट शुरू हो रहे हैं, तो ये एंडिंग हो रही है, ये स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे प्लेक्सिस बन रहा है, इसीलिए हम इसको आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर बोल रहे हैं। ठीक है? तो आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर किससे बनेगा? देखो यहाँ पे ये है साइनेप्स बिटवीन फोटोरिसेप्टर एंड द बाइपोलर सेल्स। क्लियर है? यहाँ पे दोनों के साइनेप्स यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, जो कि आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। तो देखो फोटोरिसेप्टर कहां तक एक्सटेंड कर रहा है, ये तुम्हारे दिमाग में एकदम अच्छे से विजुअलाइज होना चाहिए। यहां से लेकर आउटर प्लेक्सिफॉर्म तक विजुअलाइज, यहाँ तक होना है फोटोरिसेप्टर का पार्ट, यहाँ तक। ठीक है? अब यहाँ से बाइपोलर स्ट्रक्चर शुरू होता है रेटिना का। तो बाइपोलर में देखो यहाँ से सिग्नल लिया इसने, बाइपोलर सेल ने। अब ये बाइपोलर सेल का ये न्यूक्लियर वाला पार्ट है, ये डेंड्राइट्स वाला पार्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ से सिग्नल लिया, ये न्यूक्लियर वाला पार्ट जो है यहाँ से सिग्नल प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस होने के बाद फिर इसके एक्सॉन में गया, और एक्सॉन में जाने के बाद फिर ये भी टीलोडेंड्राइट्स में जाके और यहाँ पे इसने सिग्नल ट्रांसमिट कर दिया किसको? गैंग्लियंस। तो अब देखो यहाँ पे ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस, ये सारे न्यूक्लियस हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो ये भी एक न्यूक्लियर लेयर हो गई, तो ये न्यूक्लियर लेयर को हम क्या बोलेंगे? इनर न्यूक्लियर लेयर। तो अब आपके दिमाग में इसको टैग करना है आउटर न्यूक्लियर से। तो आउटर न्यूक्लियर में सारे फोटोरिसेप्टर के न्यूक्लियाई हैं, इसमें सारे किसके न्यूक्लियाई हैं तुम्हारे? इसके एक तो बाइपोलर सेल के, उसके अलावा देखो यहाँ पे न्यूक्लियाई और भी हैं। कौन से? एक तो हॉरिजॉन्टल सेल के, ये हॉरिजॉन्टल सेल के, इसके भी न्यूक्लियाई इसी में आएंगे। हाँ, एमेक्राइन के भी न्यूक्लियाई इसी में आएंगे, और मूलर के भी न्यूक्लियाई इसी में आएंगे। ठीक है? तो देखो सारे न्यूक्लियस 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 सब एक जगह इकट्ठे हो गए, तो इसको बोल दिया इनर न्यूक्लियर लेयर। ठीक है? अब देखो तुम लोगों ने जब एग्जाम में डायग्राम बनाना है, देखो इस डायग्राम की तुम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है 3 से 4 बार, नेक्स्ट क्लास मेरी होगी तब तक। ठीक है? और उसके बाद देखो इसको डेंड्राइट्स को आपने करना क्या? यहां तक एक्सटेंड करना है, क्योंकि यहां से ये सिग्नल लेगा और यहाँ पे इसको कनेक्ट करेगा। ऐसी सेम यहाँ पे ये सिग्नल लेगा और इसको कनेक्ट करेगा। तो इसके फाइबर वाला पार्ट आएगा आउटर प्लेक्सिफॉर्म में, और इसका न्यूक्लियर वाला पार्ट आएगा इनर न्यूक्लियर में, इनर न्यूक्लियर लेयर में। तो ये हो गई तुम्हारी इनर न्यूक्लियर लेयर। इसमें क्या आएगा? न्यूक्लियाई ऑफ बाइपोलर सेल, हॉरिजॉन्टल सेल, अमेक्राइन और मूलर सेल, इन सबके न्यूक्लियाई इकट्ठे हो जाएंगे। अब देखो मुझे ये बताओ, न्यूक्लियाई ये अलग कर रहे हैं, फाइबर अलग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा? फाइबर की लेयर अलग बना रहे हैं, न्यूक्लियाई की लेयर अलग बना रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे बताओ रवीश। सर जो विजुअल साइकिल होती है उसमें हर सेल का अलग अपना रोल होता है।
तो हम हाँ, न्यूक्लियस हाँ। को सेपरेट करके देखो देखना चाहेंगे। देखो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ओसीटी का यहाँ पे बहुत वो है, रोल है। तो न्यूक्लियर लेयर हमें अलग परसीव होती है, फाइब्रस लेयर हमें अलग परसीव होती है। ये न्यूक्लियर लेयर हमें डार्क दिखती है, ओसीटी जब मैं बताऊंगा तब मैं तुम लोगों को इसकी क्लिनिकल बताऊंगा कि कैसे हम अप्रिसिएट करेंगे। तो मैक्सिमम जो न्यूक्लियर लेयर रहती है ना वो हमें डार्क अपीयर होती है, यानी उसको हम ओसीटी की टर्म में बोलें तो हाइपो रिफ्लेक्टिव दिखेंगे। और अधिकतर जो फाइब्रस लेयर है ना वो हमें वहां पे कैसी दिखेंगी, हमें हाइपर रिफ्लेक्टिव दिखाई देंगी। ठीक है, अगर आप लोगों को इसको डिटेल में जानना है क्यों हाइपर रिफ्लेक्टिव दिखती है न्यूक्लियर लेयर, क्यों फाइब्रस लेयर हाइपर रिफ्लेक्टिव दिखती है, आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, मेरा ओसीटी के ऊपर मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, बाकी इसको डिटेल में मैं जब ओसीटी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि क्या रोल है इसका न्यूक्लियर लेयर का और फाइब्रस लेयर का ओसीटी में। ठीक है, अब आ जाओ, ये हो गया तुम्हारा इनर न्यूक्लियर लेयर। अब देखते हैं इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। तो देखो यहाँ पे सारे फाइबर फाइबर है, यहाँ पे प्लेक्सिस बन रहा है आके, जो तुम्हारे मूलर सेल्स हो गए, बाइपोलर सेल्स हो गए, सबने आके यहाँ पे सिग्नल को ट्रांसमिट कर दिया इन दी डेंड्राइट्स ऑफ द गैंग्लियन सेल। तो यहाँ से गैंग्लियन सेल से होते हुए ये जो सिग्नल है वो आरएनएफएल रेटिनल फाइबर लेयर में चला जाएगा। तो देखो यहाँ सब ये फाइबरस लेयर है। तो ओसीटी में कैसी दिखेगी, हाइपर रिफ्लेक्टिव या हाइपर रिफ्लेक्टिव? अरीबा? हाइपर रिफ्लेक्टिंग। हाइपर दिखेगी। हाइपर रिफ्लेक्टिव, वेरी गुड। ठीक है, तो न्यूक्लियर वाले पार्ट सारे आपको हाइपर रिफ्लेक्टिव दिखेंगे, फाइब्रस वाले पार्ट सारे आपको फाइब्रस वाले हाइपर रिफ्लेक्टिव और न्यूक्लियर वाले हाइपर रिफ्लेक्टिव। ठीक है, इसको ये अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो कंफ्यूज मत करना, मैं जब ओसीटी पढ़ाऊंगा तो इसको डिटेल में बताऊंगा, और नहीं समझ आ रहा तो ओसीटी वाली मेरी यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, सर न्यूक्लियर वाला पार्ट हाइपो दिखेगा। हाइपो दिखेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो न्यूक्लियर वाला पार्ट है, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, हर ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये मैंने अपना बनाया हुई थी। देखो मैंने बोला था ना तुम लोगों को कि एक कंसेप्ट बिल्डिंग होनी चाहिए आपको एग्जाम में जाने से पहले, तो मैंने अपना कंसेप्ट बनाया था जो कि 99% फॉलो होता है। वो ये है कि आपको जो भी न्यूक्लियर वाला पार्ट है वो हाइपो रिफ्लेक्टिव दिखेगा, हाइपो ओसीटी में, और जो मैक्सिमम 99% में आपका जो फाइब्रस वाला पार्ट है वो हाइपर रिफ्लेक्टिव दिखेगा, हाइपर रिफ्लेक्टिव। क्लियर? ठीक है, अब आ जाओ, देखो तो ये वाला पार्ट आपको ओसीटी में हाइपर रिफ्लेक्टिव दिखेगा, ये इनर फाइबर इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। तो ये इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर किससे बन रही है, देखो यहाँ पे साइनेप्स बिटवीन बाइपोलर सेल एंड बाइपोलर सेल्स एंड गैंग्लियन सेल्स, ये हो गया। अब साइनेप्स यहाँ पे बन गया, ये पूरी इनर प्लेक्सीफॉर्म बना दिया। अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद आता है तुम्हारा गैंग्लियन सेल लेयर। इसको देखो कैसे देखना है, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये है तुम्हारी गैंग्लियन सेल लेयर। तो अब देखो यहाँ पे, ये देखो गैंग्लियन का न्यूक्लियस हो गया, सॉरी देखो यहाँ पे, यहाँ पे ये गैंग्लियन का न्यूक्लियस हो गया, ये गैंग्लियन का न्यूक्लियस, ये गैंग्लियन, ये सारे न्यूक्लियर वाला पार्ट। तो देखो अलग से इन्होंने गैंग्लियन वाले पार्ट को अलग से डिफाइन कर दिया, गैंग्लियन सेल लेयर, वो भी न्यूक्लियस है उसमें भी। तो मुझे ये बताओ ओसीटी में ये कैसे दिखेगा, हाइपर रिफ्लेक्टिव या हाइपर रिफ्लेक्टिव? हाइपो। हाइपो, वेरी गुड। तो ये याद रखना, हाँ, क्योंकि ये सारे न्यूक्लियर वाला पार्ट है गैंग्लियन सेल लेयर का, तो यहाँ पे आपको ओसीटी में ये हाइपो दिखेगा। तो ओसीटी जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे ये है तुम्हारा गैंग्लियन सेल लेयर, न्यूक्लियाई ऑफ गैंग्लियन सेल, सारे न्यूक्लियाई जो है इसमें गैंग्लियन सेल के रहेंगे। अब देखो 9th लेयर है आपकी नर्व फाइबर लेयर, ये दिख रही है, ये जितने भी गैंग्लियन सेल्स हैं ये सारे के सारे एक लेयर बना रहे हैं, दिस इज नोन एज नर्व फाइबर लेयर। अब देखो ये जो नर्व फाइबर लेयर फॉर्मेशन हो रहा है, ये नर्व फाइबर लेयर क्या है, इसका एक्सॉन वाला पार्ट ही तो निकल रहा है, किसका, गैंग्लियन सेल का। ये एक्सॉन्स तो निकल रहे हैं गैंग्लियन के, नहीं समझ आ रहा है? ये वाला पार्ट न्यूक्लियर वाला पार्ट हो गया। मैं अगर न्यूरॉन से कंपेयर करूं तो ये न्यूरॉन वाला पार्ट सेल बॉडी हो गया, और ये उसके एक्सॉन हो गए ना इतने बड़े। यस सर। हाँ, तो ये जो आरएनएफएल है इट इज नथिंग बट एक्सॉन ऑफ द गैंग्लियन सेल्स। क्या हो रहा है, एक मिनट, ये एक्सॉन्स हैं गैंग्लियन सेल के। अब देखो मैं इसको इतना इंफेसिस क्यों दे रहा हूँ, मैं इसको इंफेसिस इसीलिए दे रहा हूँ कि ग्लोकोमा जब मैं पढ़ाऊंगा तो ग्लोकोमा में हम एक प्री पेरीमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, उसमें मैं नर्व फाइबर लेयर का एनालिसिस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आए हैं कि पेशेंट को अगर ग्लोकोमा नहीं हुआ है उससे पहले आप डिसाइड कर लें कि इसको ग्लोकोमा हो सकता है फ्यूचर में, तो उसके लिए हम आरएनएफएल थिनिंग देखते हैं। जितने ज्यादा एक्सॉन डैमेज होगा उतना ज्यादा, सॉरी, एक्सॉन डैमेज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा चांसेस है पेशेंट का ग्लोकोमा होने का चांस उतना ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है,
एक मिनट, यहाँ पे देखो क्या देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये जितने भी एक्सोन सेल्स हैं वो सारे गैंग्लियन सेल से आए हैं। एक्सोन जितनी भी हैं यहाँ पे दिखे आरएनएफएल, वो एक्सोन से बन रहे हैं और सारे गैंग्लियन सेल से आए हैं। तो यहाँ पे आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जब भी आरएनएफएल थिनिंग होती है, रेटिनल नर्व फाइबर लेयर की थिनिंग होती है, तो ग्लूकोमा हो सकता है पेशेंट को। ग्लूकोमा की डेफिनेशन में ये जब हम ग्लूकोमा पढ़ेंगे तब। यहाँ पे मैं इतना एम्फेसिस क्यों दे रहा हूँ इसको, क्योंकि पहले ये माना जाता था कि आरएनएफएल थिनिंग होगी तो ग्लूकोमा होने का चांस है। अभी जैसे जैसे रिसेंट डेवलपमेंट हो रही है, तो अभी जो वर्क हो रहा है वो गैंग्लियन सेल लेयर पे हो रहा है कि ये डैमेज होने से पहले ये डैमेज होगा। तो कई सारे जीसीसी एनालिसिस करते हैं, कई सारे इंस्ट्रूमेंट वो इसी बेसिस पे करते हैं कि अगर आपके आरएनएफएल थिनिंग हो रही है, आरएनएफएल डैमेज हो रहे हैं, तो इसका मतलब गैंग्लियन सेल उससे पहले ही डैमेज हो जाएंगे, तभी तो ये डैमेज होगा आरएनएफएल। तो अब क्या है, अभी जो ग्लूकोमा की रिसेंट टेक्निक्स हैं उसमें क्या किया जा रहा है, गैंग्लियन सेल लेयर को एनालिसिस किया जा रहा है प्री पेरीमेट्रिक ग्लूकोमा के लिए। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आरएनएफएल का फॉर्मेशन किससे, एक्सॉन्स ऑफ द गैंग्लियन सेल लेयर। तो यहाँ पे आपके पास ये गैंग्लियन सेल लेयर हो गया, आरएनएफएल हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ कि ये जो इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, सॉरी, ये जो इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, ये इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन किससे फॉर्मेशन हो रहा है, ये यहाँ पे है इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। तो देखो इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन किससे फॉर्म होगा, ये जो तुम्हारे मूलर सेल्स है ना, ये मूलर सेल्स आपस में कनेक्ट होंगे। I can learn to understand you much better if I can get familiar with the way you talk. क्या हो रहा है, टेक्निकल। देखो यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं ये एक्सॉन्स, इसके ये जो मूलर सेल्स हैं इसकी एंडिंग्स दिख रही हैं, तो ये एंडिंग्स आपस में कनेक्ट होंगे। इसको थोड़ा और एक्सटेंड करना है तुम लोगों ने। ये जो दिख रहा है आरएनएफएल, इसके एकदम एंड में इन नर्व एंडिंग को आपस में कनेक्ट करना है जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे, और वो इंटरकनेक्शन जो है वो इंटरकनेक्शन बनाता है क्या, इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। तो इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन क्या है, इंटरकनेक्टिंग फूड प्रोसेस। इंटरकनेक्टिंग फूड प्रोसेस है मूलर सेल्स के, जो कि कवर होता है बाय द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये 10 लेयर्स हो गई हमारे पास, रेटिनल पिगमेंटरी एपिथेलियम, उसके बाद रॉड एंड कॉन्स की लेयर, उसके बाद एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सिफॉर्म, इनर न्यूक्लियर लेयर, इनर प्लेक्सिफॉर्म, गैंग्लियन सेल लेयर, नर्व फाइबर लेयर और इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। अब कोई ऐसा है जिसको इसमें कुछ डाउट हो या याद ना हो ये मेम्ब्रेन, ये लेयर्स रेटिना की? सोनम? नो सर, लर्न हो गई सर। हाँ, याद हो गई। अब देखो Yes, sir. अभी भी अगर किसी को याद नहीं होती है तो आपने ये न्यूमोनिक याद रखना है, RPE। ये तो खुद से ही RPE है, बाहर जो आउटर लेयर है वो RPE है, तो यहाँ पे लिख देंगे R से RPE हो गया, P से फोटो रिसेप्टर लेयर, E से क्या है, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इतना आपने RPE से याद रखना है, आउटर 3 को। उसके बाद देखो RPE हो गया, उसके बाद आउटर है और इनर है। आउटर तुम्हारी न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सिफॉर्म, ऐसी सेम इसमें कर दो, इनर न्यूक्लियर लेयर, इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। उसके बाद आ जाओ गिन्नी, याद रखना गिन्नी किसकी वाइफ है, गैंग्लियन सेल लेयर, गिन्नी कपिल किसकी शर्मा वाइफ जी है? है सर। हाँ, वेरी गुड, तो उससे याद कपिल रखना शर्मा है। जी। हाँ, तो मैंने ये क्या किया है, मैंने टैग किया और कुछ नहीं किया। देखो तो गिन्नी है तुम्हारी गैंग्लियन सेल लेयर, उसके बाद नर्व फाइबर लेयर और उसके बाद इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। तो देखो अब मैंने क्यों बताया इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, अब मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि जब एट रैंडम आपसे पूछा जाता है ना तो आपको टाइम लगता है। अगर एग्जाम में भी आपसे लेयर पूछा जा रहा है, अगर आप फॉर्म कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है कितने मिनट में, 4 मिनट में। तो आपको एट रैंडम याद आनी चाहिए। तो अगर आप ये निमोनिक बनाते हैं तो आपको एकदम क्विक रिकॉल होगा कि हाँ ये इसमें हो सकता है। ठीक है, और क्विक रिकॉल हुआ तो क्विक ड्रॉ भी हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा टोटल, आपने याद रखना RPE और आउटर, इनर और गिनी। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां तक किसी को कोई डाउट है? सोनम? No, sir. No, sir. आदित्य? यहां तक किसी को कोई डाउट है? आदित्य बोल नहीं रहा है। नो सर। नहीं, तो देखो अब ये तो हो गई एनाटॉमी ऑफ रेटिना।
अब देखो तुमसे पूछा जाता है कि कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ रेटिनल जो रेटिनल रिसेप्टर सेल्स हैं रॉड एंड कॉन्स, उसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है 5 नंबर में। तो देखो यहाँ पे आप रॉड एंड कॉन्स के स्ट्रक्चर वो करेंगे, डिफाइन करेंगे, आप ड्रॉ करेंगे। तो देखो एक तो तरीका ये है कि आप क्या है एज इट इज ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आया ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ रेटिनल रिसेप्टर सेल्स। तो देखो लगभग जितने भी स्टूडेंट होंगे जो डीएनबी एग्जाम दे रहे होंगे वो क्या करेंगे रॉड एंड कॉन्स का स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो क्या होगा एग्जामिनर भी क्या यूनिफॉर्म नंबर देता जाएगा। 2 नंबर अगर उसने सेट किया है कि 2 नंबर इसके लिए है तो सबको 2 नंबर देता जाएगा 5 में से। तो अब तुम लोगों ने क्या करना है इसमें, देखो यहाँ पे ये तो ड्रॉ करना ही है नो डाउट। इसके अलावा आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे अब मुझे ये बताओ इतना डिटेल में स्ट्रक्चर ये आपको दिख रहा है, इतना डिटेल में हम किससे देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर? किस माइक्रोस्कोप 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 से ये दिख जाएगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन माइक्रो, हाँ माइक्रोस्कोप। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं। तो मुझे ये बताओ इसमें रॉड्स बड़ा होता है कौन सा, किसकी लेंथ बड़ी होगी ज्यादा होगी? हाँ देखो लगभग इक्वल होती है, फिर भी आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि नहीं, अगर बोलता है कि नहीं थोड़ा डिफरेंस है तो बताओ किसका ज्यादा है, तो कौन का ज्यादा होता है लेंथ एज कंपेयर टू रॉड्स। तो देख लेने जाके 40 to 60 माइक्रोन बोला जाता है कि रॉड्स की लेंथ होती है और 40 to 80 बोला जाता है। लगभग इक्विवेलेंट है लेकिन थोड़ा सा 80 माइक्रोन भी किसी किसी में मिलता है। इसका 40 to 60 है रॉड्स का और कौन का 40 to 80 है। ठीक है, तो ये मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो इसकी लेंथ इतनी याद होनी चाहिए आपको। इसके बाद देखो इसमें कितने पार्ट्स हैं मुझे बताओ। ये इसमें 2 पार्ट्स तो ऐसे इसी डिवाइड करना, आउटर सेगमेंट और इनर सेगमेंट। तो यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान देनी है कि मैक्सिमम स्टूडेंट करते क्या है, मायोइड जोन इनर सेगमेंट को बोलते हैं और इलिप्सॉइड जोन आउटर सेगमेंट को। तो ये सबसे पहली मिस्टेक है, मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जो करते हैं। यहाँ पे जो इलिप्सॉइड और मायोइड जोन दोनों की दोनों इनर सेगमेंट में होती है। क्लियर? तो यहाँ पे आपने करना क्या है, जो आउटर सेगमेंट है मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आउटर सेगमेंट है उसमें क्या होता है, ये डिस्क जो दिख रहे हैं ना, ये डिस्क लेमिलर फॉर्म में रहते हैं, आपस में एक दूसरे पे स्टैक की फॉर्म में ये अरेंज रहते हैं। तो इन डिस्क में विजुअल पिगमेंट्स होते हैं। तो मुझे बताएगा कोई कि कौन कौन से विजुअल पिगमेंट्स होते हैं डिस्क में? सर रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन। हाँ वेरी गुड, रॉड्स में रोडोप्सिन पिगमेंट होगा और इसमें आयोडोप्सिन। तो केवल विजुअल सिग्नल फॉर्मेशन का काम आउटर सेगमेंट का होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें अगर इनर सेगमेंट की बात करें तो इनर सेगमेंट में 2 लेयर्स होती हैं, एक इलिप्सॉइडल जोन और एक मायोइड जोन। तो इलिप्सॉइडल जोन जो है ये फॉर्मेशन करता है किसका, इलिप्सॉइडल जोन में क्या मिलेगा आपको ज्यादा है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें मिलेंगे, मायोइड जोन में ज्यादा मिलेंगे, इलिप्सॉइडल जोन में ज्यादा मिलेंगे? इलिप्सॉइडल। हाँ वेरी गुड, ये याद रखना है। आपने करना क्या है, देखो ये भी स्ट्रक्चर आपने बार बार ड्रॉ करना है नेक्स्ट क्लास तक, कम से कम 4-5 बार ये दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं ताकि आप 4 मिनट के अंदर अंदर ये ड्रॉ कर सके अगर एग्जाम में आता है तो ये इलिप्सॉइडल जोन है, ये मायोइड जोन है। तो इलिप्सॉइडल जोन में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं, बाकी सेल ऑर्गेनेल मायोइड जोन में ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम न्यूक्लियर लेयर देख रहे थे रेटिना में, वो सेल बॉडी और न्यूक्लियस की लेयर ये है, दिस इज द सेल बॉडी विद न्यूक्लियस रॉड्स में और कॉन्स में। उसके बाद देखो कुछ कुछ पिगमेंट्स इसमें भी रहते हैं, इनर रॉड फाइबर्स में और इनर कोन फाइबर्स में, इसमें भी कुछ कुछ ग्रेन्यूल्स रहते हैं। तो ये भी इसमें इसके अंदर आपने ड्रॉ करना है। उसके बाद इसकी एंडिंग्स मेनली कंफ्यूज करती है कि एंडिंग्स को हम क्या बोलते हैं। तो देखो कई लोग इसको पूरा स्ट्रक्चर एकदम याद हो जाता है, ड्रॉ कर ले जाते हैं, लेकिन इसकी एंडिंग्स को गलत कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं स्फीरूल्स और इसको हम बोलते हैं पेडिकल। इसकी एंडिंग को, बल्बस एंडिंग को हम बोलेंगे, कोन की बल्बस एंडिंग को बोलेंगे पेडिकल, जबकि हम रॉड की बल्बस एंडिंग को बोलेंगे स्फीरूल्स। क्लियर? Yes, तो sir. देखो अगर आपको फिर भी याद नहीं हो रहा है तो आपने क्या निमोनिक बनाना है, सीपी, कनाट प्लेस दिल्ली में एक जगह है, तो उससे याद रखना है कौन इज पेडिकल, कौन को हम एंडिंग को पेडिकल बोलेंगे, और आरओडी की जगह आरओएस याद रखना है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हम याद करते थे ना पैथो में। तो आरओएस कैसे याद रखो, जो रॉड्स हैं उसमें क्या होगा आपका स्पिरूल्स होगा। तो ऐसे करके एक निमोनिक मैंने अपने लिए बनाया था। तुम लोगों को अगर डायरेक्ट याद हो रहा है तो डायरेक्ट याद कर लेना, अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे याद कर लेना। क्लियर? अब देखो मुझे ये बताओ, मैंने तुम लोगों को बोला कि अगर एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन आता है इसका, तो आपने ये ड्रॉ कर दिया, आपको 5 नंबर नहीं देता है एग्जामिनर। क्यों?
क्योंकि सब जितने भी स्टूडेंट है केवल ये ड्रॉ करके आ जाते हैं। तो आपने कुछ एक्स्ट्रा करना है, आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि अगर ये 5 नंबर का दिया है तो 4 मिनट में आपने ये ड्रॉ करना है, हो सके तो 3 मिनट में ड्रॉ करो, बाकी 2 मिनट में आपने क्या करना है, आपने ये ड्रॉ करना, ये लिखना है कि रॉड्स जो हैं वो कितने मिलेंगे पूरी रेटिना में अप्रोक्सीमेटली, कौन कितने मिलेंगे। तो ये टेबल, तो टेबल के लिए मैंने वो बताया था 2 मिनट में ड्रॉ करनी है आपने टेबल को। तो इसमें रॉड्स कितने रहते हैं, रॉड्स ज्यादा रहते हैं रेटिना में, कौन ज्यादा रहते हैं, रॉड्स, वेरी गुड, ठीक है। तो रॉड्स ज्यादा रहते हैं तो कितने रहेंगे रॉड्स, 120 मिलियन, जबकि कौन से रहते हैं 6.3 to 6.8 मिलियन। तो देखो 6 मिलियन भी लिख दोगे तो गलत नहीं करेगा, तो यहाँ पे 120 मिलियन और यहाँ 6 मिलियन, तो देखो 6 का डबल करोगे तो 12 नहीं हो जाएगा। तो इसको ऐसे याद कर लो, 6 को अगर आप डबल करेंगे तो 12 हो जाएगा, वहां एक जीरो लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे ये रॉड्स में एक जीरो एक्स्ट्रा है, तो रॉड्स जो है ज्यादा है तो वहां पे एक जीरो लगा देंगे, तो 120 मिलियन ये हो जाएगा, 6 मिलियन ये हो जाएगा। उसके बाद रॉड्स जो है वो फोविया में ज्यादा होंगे या पेरिफेरी में, पेरिफेरी में, हाँ रॉड जो है पेरिफेरी में ज्यादा रहते हैं और फोविया में एब्सेंट रहते हैं, जबकि कॉन्स जो हैं वो अधिकतर कहाँ मिलेंगे, फोविया में ज्यादा मिलेंगे और पेरिफेरी में डिक्रीज होंगे। यहाँ पे देखो मैं आप लोगों ने खुद ही बताया था पिगमेंट्स अगर आप देखेंगे रॉड्स में रोडोप्सिन पिगमेंट होता है जबकि कॉन्स में आयोडोप्सिन होता है। इसका जो फंक्शन होता है रेटिना में, इसका फंक्शन होता है डिम लाइट में विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है रॉड्स और कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी के लिए, जबकि कॉन्स जो है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ब्राइट लाइट विजन और कलर विजन, ठीक है। तो इतना शॉर्ट में अगर आप लिख देंगे तो 2 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद देखो रॉड में जितने भी पिगमेंट होते हैं, जितने भी कलर्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, सिंगल टाइप के रहते हैं, जितने भी रॉड्स रहेंगे सब में सिंगल टाइप के पिगमेंट्स रहेंगे, लेकिन कौन्स में 3 टाइप के होते हैं। तो अगर सिंगल टाइप के पिगमेंट है तो उसे हम कहेंगे मोनोक्रोमेटिक विजन, और अगर 3 टाइप के हैं तो अलग अलग कलर के अगर इसमें कौन्स हैं तो हमें पता है रेड, ग्रीन होता है और ब्लू होता है, तो 3 टाइप के हैं, तो मेनली ये कलर विजन जो है कलर विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कौन्स, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स रहते हैं। अब मुझे बताओ अगर पेशेंट को कलर विजन डेफिशिएंट है तो क्या कलर दिखाई देगा, अगर मान लिया रेड कलर डेफिशिएंट है पेशेंट तो उसे क्या कलर दिखाई देगा रेड की जगह, ग्रे। क्यों? सर उसे तो वो रेड को रेड ही बोलेगा, उसे परसीव कुछ और होगा बट वो रेड को रेड ही नहीं बोलेगा। एक्चुअल में उसे परसीव क्या होगा ये बताओ मुझे। ब्लू एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन। ग्रे होगा, तो ग्रे क्यों हो रहा है मुझे बताओ, ग्रे क्यों हो रहा है उसे परसीव, क्योंकि जब कलर नहीं आ रहा है तब देखो यहाँ पे देखोगे आप तो मोनोक्रोमेटिक है ये रॉड्स, तो हाँ तो वो केवल ग्रे कलर को परसीव कर रहा है, नाइट लाइट है तो जितना भी कलर है वो ग्रे में कन्वर्ट हो रहा है। उसके अलावा भी मैंने आप लोगों को बताया था ये जो फाइबर्स हैं इसके अंदर भी मैंने बताया था कुछ कुछ ग्रेन्यूल्स रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो कलर्ड ग्रेन्यूल्स नहीं है, तो ये सब परसीव करते हैं। अगर कलर विजन डिफेक्ट है तो वो कलर आपको जो दिख रहा है वो ग्रे दिखेगा इसी वजह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये बताया कि आपने ये बनाया 2 नंबर दे दिया 5 में से, आपने ये टेबल भी बना दी तो 3 नंबर कर देगा, ठीक है, लेकिन 4 नहीं करेगा। 4 क्यों नहीं करेगा, देखो यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आप लोगों को कि यहाँ पे अगर अभी भी किसी को रॉड्स की ये याद नहीं होती है तो इसको मैंने कैसे याद किया था, इसको रॉड्स को ऐसे स्प्लिट कर लिया था ऐसे, तो 1 2 और इसको स्प्लिट करोगे तो 1 2 और 0 ये मिलियन आ जाएगा। क्लियर, समझ आया? यस सर। हाँ, और अगर कॉन्स का याद नहीं होता है तो कॉन्स का सी वाले को थोड़ा और घुमा दो तो 6 मिलियन याद हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ ये स्टूडेंट्स 1000 बार रटते हैं और 1000 बार भूलते हैं, क्या मुझे ये बताओ इस टेक्निक से आप याद कर लोगे, क्या आप इसको भूल पाओगे जिंदगी में कभी? नहीं, तो आपने हाँ ये एग्जाम्पल है, आपने ऐसे याद करना है। ये कई बार देखो आपके एग्जाम में तो नहीं ये पूछा गया लेकिन आईसीयू एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि रॉड्स कितने होते हैं टोटल अप्रोक्सीमेटली रेटिना में, कॉन्स कितने होते हैं, तो उसमें ही वो कंफ्यूज कर देता है। लेकिन आपको अगर ये कंसेप्ट बना हुआ है, आपने ऐसे याद किया है, आपने बाकी चीजों को भी डेटा को ऐसे ही याद करना है, तो आपने ये याद रखना है कि इस टाइप से आपने उसको मेमोराइज करना है, मगअप नहीं करना है। क्लियर? चलो ठीक है, इतना तो तुम लोगों को समझ आ गया।
अब क्या है, आपने ये डायग्राम बनाया, आपको क्या मिला, 2 नंबर मिले, ये बनाया 3 मिले। लेकिन करते क्या है, जो गोल्ड मेडलिस्ट रहते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा और एक्स्ट्रा करते हैं। तो क्या एक्स्ट्रा करेंगे, ये डायग्राम और बनाएंगे। तो देखो आप लोगों ने खुद ही बताया था कि जो वो रहते हैं रॉड्स, वो पेरिफेरी में ज्यादा होते हैं, सेंटर में कम रहते हैं। लेकिन कौन सेंटर में ज्यादा रहते हैं, पेरिफेरी में कम रहते हैं। बस आपने 1 मिनट के अंदर अंदर ये डायग्राम बना देना है, ये लाइन डायग्राम, और एग्जामिनर खुश हो गया, आपको 5 में से 4 नंबर ना दे दे तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, तो अब देखो इसको आपने कैसे याद रखना है। देखो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, डिग्रीज में डिस्टेंस फ्रॉम द फोविया एंगल दिया है, 10 डिग्री है, 20 डिग्री अवे फ्रॉम द सेंटर। यानी फोविया से अगर हम अवे जा रहे हैं, 10 डिग्री अवे जा रहे हैं, 20, 30, 40, 50, 60, 70 अवे जा रहे हैं, तो उसमें रॉड्स में क्या वेरिएशन, ये रॉड्स में क्या वेरिएशन होगा और कोन्स में क्या वेरिएशन होगा। ठीक है, तो क्या वेरिएशन होगा। और देखो यहाँ पे ये जो 20, 60, 100, 1 ये दिया हुआ है, ये फोटो रिसेप्टर्स हैं, मल्टीप्लाई बाई 1000 करोगे पर mm स्क्वायर में, इसने इसकी डेंसिटी बताई हुई है। तो देखो यहाँ पे ये कौन का ग्राफ है, तो देखो मैक्सिमम कौन, ये फोविया है 0 पे, तो मैक्सिमम कौन सा आपको फोविया पे मिल रहे हैं यहाँ पे। तो ये फोविया के 10 डिग्री में मैक्सिमम ये जो है कौन, जो धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं, और कम होते होते पेरिफेरी में एकदम कम हो जाते हैं। ऐसी सेम देखो कौन, जो रॉड्स हैं वो एकदम 0 होते हैं सेंटर में, और धीरे धीरे रॉड जो है मैक्सिमम हो जाता है पेरिफोवियल रीजन में, और धीरे धीरे पेरिफोवियल रीजन में ये भी धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट आपने याद रखना है कि कई लोग ऐसे याद रखते हैं इसे कि जो रॉड्स हैं वो पेरिफेरी में ज्यादा होते हैं, सेंटर में कम होते हैं, और कौन सेंटर में ज्यादा होते हैं, पेरिफेरी में कम होते हैं। तो ये गलत कंसेप्ट है। आप लोगों ने कैसे कंसेप्ट बनाना है कि जो रॉड्स है वो भी सेंटर में है, लेकिन वो पेरिफोवियल रीजन में ज्यादा होते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे वो भी धीरे धीरे पेरिफेरी में कम होते हैं, जबकि सेंटर जो 0 डिग्री से 10 डिग्री उसमें मैक्सिमम कौन्स होते हैं। तो चलो ये ग्राफ आप लोगों को अगर याद हो गया, तो मुझे ये बताओ यहाँ पे रॉड एंड कौन दोनों एब्सेंट है, क्यों। डिस्क सर। हाँ वेरी गुड, क्योंकि हाँ वेरी गुड, क्योंकि हाँ। यहाँ पे ये जो ऑप्टिक डिस्क है वहां पे रॉड एंड कॉन्स दोनों 0 हो रहे हैं, और यहाँ से रेटिनल नर्व फाइबर लेयर पास कर रही है, इसीलिए ये आपने यहाँ पे ब्लैंक बनाना है, इसको कट करना है इस तरफ। ठीक है, टेम्परेनेजली आपने इसको कट करके यहाँ पे 0 शो करना है, और बाकी ये ग्राफ को ऐसे ही बनाना है, और इसको आपने प्रैक्टिस करना है 1 मिनट के अंदर अंदर बनाने के लिए, क्योंकि ये लाइन डायग्राम है, एकदम इजिली 1 मिनट में बन जाएगा। ठीक है, और एग्जामिनर को ना चाहते हुए भी आपको अच्छे मार्क्स देने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में। क्लियर, समझ आ गया। तो आपने आपसे अगर रेटिनल स्ट्रक्चर पूछा जाता है फोटोरिसेप्टर का, तो ये बनाना है, जल्दी से ये बनाना है, और ये तो कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, ज्यादा थ्योरी नहीं लिखी, आपने डायग्राम बनाया, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर सोनम, क्लियर हो गया। यस सर। अब देखो नेक्स्ट, अब आता है आपसे पूछा जाता है ब्लड सप्लाई ऑफ रेटिना। तो देखो ये भी 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड सप्लाई ऑफ रेटिना क्या है। तो हमें पता है कि रेटिना में सेंट्रल रेटिनल आर्टरी आती है, वो कहाँ से आती है, ऑफ्थेल्मिक आर्टरी से आती है। तो मुझे ये बताओ कि सेंट्रल रेटिनल आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ ऑफ्थेल्मिक आर्टरी। तो मुझे ये बताओ ऑफ्थेल्मिक आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ, हाँ वेरी गुड, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ कॉमन कैरोटिड। कॉमन कैरोटिड। हाँ वेरी गुड, कॉमन कैरोटिड। तो अब देखो यहाँ से जो ऑफ्थेल्मिक आर्टरी है वो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी वहां से अराइज हो रही है। ये देखो यहाँ पे मैंने 3 आर्टरी बताई, इसको डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम हो रहा है, मैं बस इसको बताऊंगा, बाकी इसको सबको कोरोइडल वेस्कुलेचर बताऊंगा, उसमें बताऊंगा। तो देखो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी आपने बनाया एग्जाम में, ये भी हैंडमेड डायग्राम है, उसको आपने ऐसे बनाया, बस इतना बना देते हैं कुछ स्टूडेंट। कितना मार्क्स देगा वो, 5 में से 1 नंबर देगा। तो आपने 1 नंबर से ज्यादा अगर करना है तो आपने ये डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, इस डायग्राम में देखो ये रे डायग्राम है, एकदम इजीली बन जाएगा। तो देखो आपने इसमें शो क्या किया है, यहाँ पे देखो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी आ रही है यहाँ से, तो यहाँ पे देखोगे आप ये आरपीई है, ये सेंट्रल रेटिनल आर्टरी है। अब ये सेंट्रल रेटिनल आर्टरी जो है ये सप्लाई कर रही है आउटर 2/3 ऑफ इनर 2/3 ऑफ द रेटिना। ठीक है, तो इनर 2/3 ऑफ द रेटिना को सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ने सप्लाई किया, जबकि इनर 1/3 ऑफ द रेटिना सप्लाइड बाय द कोरोइडल कैपिलरीज, ये याद रखना। तो आपने रे डायग्राम बना दिया कि ये इनर आउटर 1/3 को कोरोइडल कैपिलरी सप्लाई कर रही हैं,
आउटर 1/3 को कोरोइडल कैपिलरी सप्लाई कर रही है, इनर 2/3 को सप्लाई कर रहा है कौन, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। तो इनके बीच में एक स्पेस है, उसको हम क्या कहते हैं, वाटर सेट जोन, ठीक है। वो किसके बीच में होगा, आउटर 1/3 और इनर 2/3। तो ये 1-2 मिनट में आपने ये रे डायग्राम बनाना है। तो देखो यहाँ भी आपको क्या करेगा, वो 5 नंबर का है तो 2 नंबर एक्स्ट्रा कर देगा, 3 नंबर। आपने ये बनाया 1 नंबर मिला, ये बनाया है तो 3 नंबर, 2 नंबर और ऐड हो गए, 3 नंबर हो गए। लेकिन अगर आप 5 में से 4 मार्क्स चाहते हैं, आप और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं इस क्वेश्चन में, तो आपको ये भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें देखो ये क्यों बनाना जरूरी है कि ये रेटिनल जो वेसल आ रही है, सेंट्रल रेटिनल वेसल, ये सेंट्रल रेटिनल वेसल ऐसे नहीं आती है। ये तो रे डायग्राम से हमने देख लिया कि इनर 2/3 को सप्लाई कर रहा है और ये आउटर 1/3 को सप्लाई हो रहा है, किससे, कोरोइडल कैपिलरी से। लेकिन ये प्लेक्सिस बनाता है। ये प्लेक्सिस भी दिखाना क्यों जरूरी है, देखो ये जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी आ रही थी, इसने एक सुपरफिशियल वेस्कुलर प्लेक्सिस बनाया, एक इंटरमीडिएट वेस्कुलर प्लेक्सिस बनाया और एक डीप वेस्कुलर प्लेक्सिस बनाया। तो इसको शो करना क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि जो रिसेंट एडवांसेस आई है ओसीटी में, वो क्या है, ओसीटी ए, ओसीटी एंजियोग्राफी। अरीबा मैंने बताया था जब मैंने प्रैक्टिकल पढ़ाया था ओसीटी एंजियोग्राफी, जी सर। तो उसमें 3 कट लेते हैं हम, 3 जगह से कट लेते हैं ओसीटीए में। वो कौन सी 3 जगह के कट हैं, वो सुपरफिशियल वेस्कुलर प्लेक्सिस में, इंटरमीडिएट वेस्कुलर प्लेक्सिस में और डीप वेस्कुलर प्लेक्सिस में, ठीक है। इसको आपने इस वाले डायग्राम को भी अगर आप बना देते हैं तो आपके 5 में से 4 मार्क्स जो है सिक्योर हो जाएंगे। क्लियर। तो ये स्ट्रेटजी आपने करनी है, अपनानी है जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। अब कैसे कैसे अपनानी है हम देख लेंगे आगे, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे। तो ये क्लियर हो गया रवीश। तो सर जो सुपरफिशियल और इंटरमीडिएट और डीप वेस्कुलर प्लेक्सिस है, हाँ, इसमें से कोरोइडल वेसल से कौन सा आ रहा नहीं है? कोरोइडल से कोई नहीं है, कोरोइडल से कोई नहीं है। देखो इसको कंफ्यूज मत करो, ये जो इनर रेटिनल, जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी आ रही है, वो सुपरफिशियल बना रही है एक प्लेक्सिस, एक इंटरमीडिएट प्लेक्सिस बना रही है और एक डीप बना रही है। कोरोइडल वाला इधर है, आरपी की तरफ से है। ये इसको तीनों कंफ्यूज, सीआरए की सप्लाई से? हाँ ये सारी की सारी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी की सप्लाई है, सुपरफिशियल, इंटरमीडिएट और डीप वेस्कुलर। जबकि ये जो कोरोइडल सप्लाई है वो यहाँ से आ रही है, ठीक है, आउटर 1/3 को, ये कोरोइडल से आएगी, ठीक है। सोनम समझ आ गया? यस सर। ठीक है। तो अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं लास्ट डीएनबी एग्जाम में। तो देखो एनाटॉमी एंड ब्लड सप्लाई ऑफ रेटिना, आपने जब रिवीजन करना है इस क्वेश्चन का, तो आपने क्या दिमाग में रखना है ये मुझे बताओ। अगर मान लिया रिवीजन भी करना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलता है, तो आपने क्या स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए ऑलरेडी इसको अटेम्प्ट करने के लिए। तो देखो एनाटॉमी मैंने रेटिना की बताई, उसमें 3 डायग्राम मैंने बताए। रेटिना की जो लेयर्स मैंने बताई हैं, वो सारी लेयर्स आपने बनानी है। सर एक बार प्लीज दिखा Yes, पाएंगे वो sir. कौन कौन से स्ट्रक्चर देखो ये एनाटॉमी, देखो ध्यान दिया नहीं तुम लोगों ने, तो देखो ये नहीं, ये बनानी है आपने, ये रेटिना की लेयर्स बनानी है, ठीक है। तो इसको बनाने की प्रैक्टिस करनी है आपने 5 मिनट में, और इसको एज इट इज ऐसी जैसे मैंने ये लेयर्स बताई हैं, बस शॉर्ट फॉर्म में आपने लिखना है। तो अगर आपके पास, देखो ये भी स्ट्रेटजी आपने अपनानी है कि पहले डायग्राम बना दो, अगर टाइम है तभी ये लिखो, वरना मत लिखो, ठीक है। क्योंकि अगर टाइम नहीं है तब आपको वो एक्स्ट्रा नंबर जो है, वो जो क्वेश्चन छूट जाएगा उसको वो कवर नहीं कर पाएगा एक्स्ट्रा नंबर, ठीक है। तो या आप ऐसे कर सकते हैं कि ये आपने बना दिया, इसके लिए पेज छोड़ दो उसके बगल में, और वहीं पे इसको आप क्या कर देना, इसको डिस्क्राइब कर देना थोड़ा थोड़ा। तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी। क्लियर? यस। हाँ, तो एनाटॉमी ऑफ रेटिना को ऐसे अटेम्प्ट करना है। तो ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्लड सप्लाई ऑफ रेटिना। तो ब्लड सप्लाई ऑफ रेटिना के लिए क्या होना चाहिए हमारे दिमाग में स्ट्रक्चर, रवीश? सर वो 3 आपने जो डायग्राम्स बताया है, इनर और आउटर, फिर उसके बाद भी उसका डिवीजन रे डायग्राम, और लास्ट में हाँ वेरी प्लेक्सिस। गुड। तो इसमें आपने ये बनाया तुरंत तुरंत, फिर ये बनाया और फिर ये बनाया। देखो इसमें भी आपने ये याद रखना, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये तीनों बनाए, लेकिन अगर आपने तीनों बना दिए तो 5 में से 4 नंबर सिक्योर कर जाओगे 100%, ये लिखित में दे रहा हूं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, आपने देखो मैंने पहले ही आपको टाइमिंग बता दी है कि आपने 15 मिनट में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप ये बनाओ, ये बनाओ, ये वाला बनाओ और ये वाला बनाओ, ठीक है। थोड़ा पेज छोड़ दो इसके लिए। अगर आपने ये भी बना दिया तो अगर बाद में टाइम मिलता है तो आप ये वाला डायग्राम बना सकते हैं कहीं भी कॉर्नर पे कहीं भी, तो एग्जामिनर को एक्स्ट्रा एज मिलेगा आपको नंबर देने का, ठीक है, तो खुश हो जाएगा। ये वाला डायग्राम बता दो, ये कैसे लेबलिंग कर रखी है?
देखो ये है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी है, यहां से अराइज हो रही है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, ये शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी है, ठीक है। ये मैं डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लो। ये कोरोइडल सप्लाई है, कोरोइड को सप्लाई करती है। तो जो कोरोइडल वेस्कुलेचर जब मैं बताऊंगा ना, उस तब मैं इसको पूरे को डिस्क्राइब करूंगा कि शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी क्या करती है, लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी क्या करती है, और एंटीरियर सिलियरी आर्टरी क्या करती है, तब मैं डिटेल में इसको बताऊंगा। अभी केवल हमने रेटिना की वेस्कुलेचर को देखना है, तो उसके लिए केवल सेंट्रल रेटिनल आर्टरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर? यस सर। हाँ, तो अब ये तो हो गया एनाटॉमी आपने देख लिया, ब्लड सप्लाई ऑफ रेटिना देख लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ड्रॉ डायग्राम डिपिक्टिंग एनाटॉमी ऑफ रेटिना। तो देखो सेम वही आ जाएगा जो मैंने यहाँ पे बताया था, यस यस ठीक सर। है, सेम वही डायग्राम आपने बनाना है इस क्वेश्चन में भी। अब देखो नेम द लेयर ऑफ रेटिना, वही सेम डायग्राम एनाटॉमी वाला आ जाएगा, यस ठीक है। अब ब्रीफली आउटलाइन स्ट्रक्चर ऑफ रेटिनल रिसेप्टर सेल्स, ये 5 नंबर में दिया हुआ है आपको। तो आप क्या करेंगे, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके दिमाग में सोनम? सर, डायग्राम बना के सबको फिर एक बार एक्सप्लेन करना होगा हमें साइड में। हाँ देखो आपने अभी करना क्या, 5 ये मिनट। डायग्राम बनाना है आपसे, रिसेप्टर रेटिनल रिसेप्टर। देखो क्वेश्चन एक तो इंपॉर्टेंट है कि आपको रीड करना जरूरी है। देखो स्ट्रक्चर ऑफ रेटिनल रिसेप्टर सेल बोल रहा है आपसे, रेटिनल सेल्स नहीं बोल रहा, टोटल रेटिना की एनाटॉमी नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये ध्यान देना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। तो रेटिनल रिसेप्टर सेल्स का मतलब क्या, रॉड एंड कॉन्स की वो आपसे पूछी गई है, स्ट्रक्चर पूछा गया है, यस सर। ठीक है। तो आपने करना क्या है, इसमें ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है। अगर टाइम रहता है तो ये टेबल बना देना, और भी अगर 1 मिनट का टाइम है तो ये वाला बना देना। अगर नहीं टाइम है आपके पास तो ये बना के और ये बना के छोड़ देना। बाद में अगर टाइम मिलता है आपको लास्ट में, तो फिर ये वाला लाइन डायग्राम बना देना। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नो सर। नहीं है? तो देखो ये हो गया, तो ये तो हो गया आज की क्लास के लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, देखो हम शुरुआत में रेटिनल वेस्कुलर डिसऑर्डर जितने भी है वो पढ़ेंगे, उसके बाद मैकुलर डिसऑर्डर, उसके बाद आरडी, हम इसको फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट जो मोस्ट कॉमन वेस्कुलर डिसऑर्डर है वो हम पढ़ेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी नेक्स्ट क्लास में। क्लियर? यस सर। ओके ठीक सर। है, लेकिन उसके पहले Okay, मैं आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं कैसे आपने स्टोरी टेलिंग या वीडियो से कैसे आपने मेमोराइज करना है, उसको देखते हैं। देखो ये देखो, इसको ध्यान से देखना, 2 मिनट की फिल्म है ये, धीरे धीरे लोड होगी। देखो ये जो वीडियो है इसका जो आज मैंने क्लास ली है, ये अगर डाउनलोड हो गई तो इसका लिंक मैं शेयर करूंगा तुम लोगों को। लेकिन याद रखना वो जो लिंक है वो लिंक आपको केवल अवेलेबल रहेगी। देखो ये देख लो, फिर मैं बताता हूँ आगे। Hi, I am Vak. I'm 13 years old and I've had diabetes since I was 2. Every morning when I wake up, I check my glucose levels and use my BDDC app to keep me on track. I grab a new needle and find the right spot. My सर वीडियो routine नहीं आ रही never है। changes. तो शो नहीं कर रहा है कुछ भी। Living with diabetes शो नहीं कर can रहा है? feel like नहीं carrying सर, बस ऑडियो आ रहा है। क्या आ रहा है? No, sir. नहीं आ रहा सिर्फ है? ऑडियो है, वीडियो नहीं है सर। जी सर। अरे वीडियो नहीं है, 1 मिनट रुको। सर आप ग्रुप पे डाल देना ये अगर नहीं आ पा रहा है तो। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं ग्रुप पे डाल दे दूंगा। और इसके बाद ये जो मैंने बताया, ये जो वीडियो है इसका, इस क्लास का, ये वीडियो मैं आप लोगों को इसका अगर डाउनलोड हो गया तो लिंक शेयर कर दूंगा। लेकिन आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास तक ये कंप्लीट कर लेना है, जो भी टास्क मैंने बताया है इसके सबके नोट्स बना लेने हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का जो वीडियो अपलोड होगा उसके बाद ये आपको विजिबल नहीं होगा ये वाला वीडियो, ठीक है। तो आपके पास बस उतना ही टाइम है, जब तक नेक्स्ट क्लास का वीडियो अपलोड नहीं हो जाता तब तक आपको ये एक्सेस मिलेगा इस वीडियो का लिंक। क्लियर? सर नेक्स्ट क्लास कब होगा सर? देखो नेक्स्ट क्लास वैसे तो सैटरडे को मैंने प्लान की थी, लेकिन मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ सैटरडे में, तो या तो ट्यूसडे में होगी या फिर थर्सडे में होगी, ठीक है। तो सैटरडे मत रखिए, सैटरडे सब लोग कहीं ना कहीं बाहर होते हैं, तो आप कोई वीकडे ही रखिएगा। चलो ठीक है, मैं अपडेट कर दूंगा उसमें ग्रुप में। हाँ जी सर। ओके सर। ठीक है, बाकी आज के क्लास का कैसा फीडबैक है आप लोग बताएंगे? तो बहुत अच्छी थी। ठीक, वेरी नाइस सर।
ओके ओके, चलो ठीक है, ऐसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे और मैक्सिमम जितना भी हो सकता है 4 महीने में उतना हम मैक्सिमम गेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? यस सर, चलो ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। ओके ओके।